हेलो दोस्तों, सो अपन अपने ऑडिट के फ्री फास्ट ट्रैक बैच के, हाँ बिल्कुल फ्री फास्ट ट्रैक बैच जो पूरा यूट्यूब पे अवेलेबल है। नीचे प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अपने फ्री फास्ट ट्रैक बैच के चैप्टर नंबर 7, दैट इज मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजी चैप्टर, ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस शुरू करने वाले हैं। खत्म भी अभी करेंगे अपन ऑफ कोर्स। सो अपन इस चैप्टर के अंदर मेनली क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। देखो, हर ऑडिट के अंदर, सी1 ऑडिट के अंदर जो बच्चे एक ही जैसे पूरी ऑडिट को पढ़ लेते हैं वहीं पे दिक्कत आ जाती है। हर चैप्टर की अपनी एक अलग अलग स्ट्रेटेजी है, कुछ में कितना समझना है, किसमें कितना रटना है, सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी है। इस चैप्टर के अंदर मोस्टली काम रहेगा समझने का, रटने का भी रहेगा। रटने की जिम्मेदारी भी हर बार मैं ही लेता हूं, समझाने की तो साथ में लेता ही हूं, पर रटवाने की भी मेरी जिम्मेदारी है। आपको बस वीडियो पूरी देखनी है। बट इसके अंदर मेनली समझने का गेम ज्यादा रहेगा। मतलब इसके अंदर आईसीए केस सिनेरियो और एमसीक्यू में कुछ कुछ पॉइंट भयंकर खेलता है, तो इसकी थोड़ी सी अपन डीप अंडरस्टैंडिंग लेंगे इस चैप्टर की। अपन रटने का काम तो रहेगा ही रहेगा, इसी वीडियो के अंदर रहेगा। ओके, एंड देन वापस किस बुक से करने वाले अपन, ये वही मेरी ऑडिट की बुक जो मैंने ओनली 500 पेजेस के अंदर सारे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कैसे, ये देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये आंसर दिख रहा है, तो सारे क्वेश्चन सारे आंसर विद ट्रिक्स की कैसे याद करना है उसको, पूरी चार्ट एंड टेबुलर फॉर्मेट के अंदर है। ये कंपोजिशन वगैरह ये तुम आईसीआई का देख लोगे ना, हिल जाओगे जैसे उन्होंने पैराग्राफ में डाला है। ये पूरा चार्ट टेबुलर पॉइंटर फॉर्म के अंदर तुमको मेरी बुक से कवर होगा 500 पेजेस में। सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस कवर है, हर कॉन्सेप्ट के नीचे उसके क्वेश्चन कवर है। देखो क्वेश्चन भी कवर है, कॉन्सेप्ट भी कवर है, सारे स्ट्रिक्टली एज पर आईसीआई। ओके, अगर आपको पाई करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज तो तुम ये चलो चलते रहो। बाकी टेलीग्राम चैनल पे तुमको बहुत से फ्री नोट्स के लिंक भी मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 7, दैट इज ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भैया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। देखो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है ये तुम जानते हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्मल चीज है, सी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, ठीक है। पर एक बार नॉर्मल ओवरव्यू ले लो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कोई भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट होते हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज होती है, उनको गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पॉलिसी, प्रोसीजर, इंटरनल कंट्रोल तो बनाना ही पड़ेगा ना। वैसे कंपनी होना चलेगी कैसे भाई, कौन बंदा अकाउंटिंग संभालेगा, कौन किसके लिए अकाउंटेबल होगा, कौन किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन किसकी बात मानेगा, सब चीजों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर तय होता है। सो वो स्ट्रक्चर होता है, सो ये एक सिस्टम है जिससे कंपनी डीजीएम होती है, डायरेक्ट गवर्न एंड मैनेज। ये एक सिस्टम है कंपनीज के अंदर डीजीएम के लिए, सिस्टम है कंपनीज के अंदर डीजीएम के लिए, सिस्टम है कंपनीज में डीजीएम के लिए, डायरेक्ट गवर्न मैनेज, डायरेक्ट गवर्न मैनेज किसके लिए, डीजीएम, डायरेक्ट गवर्न मैनेज। कंपनी जिससे डायरेक्शन मिलती है, कंपनीज को गवर्न करते हैं, कंपनी को मैनेज करते हैं कंपनीज को। सिस्टम विच कंपनीज आर डायरेक्ट गवर्न एंड मैनेज, डीजीएम, डायरेक्ट गवर्न एंड मैनेजमेंट। और उसके बाद उससे क्या होता है, थ्रू यूज ऑफ इथिकल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इज एबल टू इंश्योर, मैनेजमेंट इंश्योर कर पाता है कि अकाउंटेबिलिटी, कौन बंदा किस काम के लिए अकाउंटेबल होगा, हर काम एक ट्रांसपेरेंट और फेयरनेस होना चाहिए, और इंटरेस्ट में होना चाहिए शेयर होल्डर के एंड बाकी अदर स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट में होना चाहिए, उनके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए जो भी काम कंपनी कर रही है। सो मेनली इट्स अ सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डीजीएम, डायरेक्ट गवर्न एंड मैनेज, और अकाउंटेबल फेयरनेस होता है, और स्टेक होल्डर शेयर होल्डर के फेवर में होता है, ठीक है। ये डेफिनेशन हटाओ अभी एक बार, मतलब समझ ली, नीचे एक आ जाएगा क्वेश्चन उसका। अब मेनली इशू एड्रेस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एलओडीआर एक क्वेश्चन आया हुआ है इसका, कि जो एलओडीआर है, एलओडीआर तुम पढ़ चुके हैं लो के अंदर है ना, तो मैं ज्यादा यहाँ पे इतनी माथाफोड़ी नहीं करूंगा। लिस्टेड ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रेगुलेशन वाला जो है अपना सेबी वाला, तो एलओडीआर के अंदर मतलब इशू कौन कौन से एड्रेस करता है, कौन कौन से इशू के बारे में, मतलब कौन कौन से मैटर टॉपिक्स इशू के बारे में एलओडीआर डील करता है। सो सबसे पहले अगर तुम समझो ये याद कैसे करना है, तो अगर अपन किसी सीएस को, कोई भी नॉर्मल बंदा, कोई भी लेमन सीएस को समझाएगा, कोई उसको ज्ञान बांटेगा बिना फालतू का कि देख मैं बताता हूं तेरे को कि कौन कौन से इश्यूज डील करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, तो सीएस का क्या जवाब रहेगा, एबीसी वी आर सीएस, एबीसी वी आर सी एस, मीन्स हम सीएस है, वी आर सी एस, एबीसी वी आर सी एस। हमको क्या सिखा रहा है, तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या इशू डील करता है, हम सीएस है, हमको पहले तुमसे ज्यादा आता है। ऑफ कोर्स सीएस को नॉर्मल लेमन लोगों से ज्यादा आता होगा, बिकॉज उनका काम यही होता है लॉ एंड रेगुलेशन को संभालना। सो अगर अपन कभी भी उसको बोलेंगे सीएस को, भाई मैं तेरे को बताता हूं कि कौन कौन सा इश्यूज डील करता है एलओडीआर, तो क्या बोलेगा, एबीसी वी आर सी एस, एबीसी वी आर सी एस। हमको क्या सिखा रहा है, हमको पहले से आता है सब चीजें। सो अब इसके अंदर कौन कौन सा डील करता है एलओडीआर से, एलओडीआर क्या क्या टॉपिक से डील करता है, इश्यूज से। ऑडिट कमिटी का, ये ट्रिक है, ऑडिट कमिटी का कम ए बी सी, चलो ए से शुरू करते हैं। ऑडिट कमिटी, बी से बोर्ड रिस्पांसिबिलिटी, सी से कंप्लायंस सर्टिफिकेट, वी आर विजिल मैकेनिज्म, आर से रिस्क मैनेजमेंट, सी एस कंप्लायंस सर्टिफिकेट, एस से सब्सिडरी, ठीक है ना। अब ये देखो, अब आ गया, चलो
जो इश्यूज डील करता है ऑडिट कमेटी का कंपोजिशन, मीटिंग, पावर, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, वो जो एलओडीआर बताता है ये चीजें कि ऑडिट कमेटी होगी, उसका कंपोजिशन कैसे होगा, कितने डायरेक्टर होंगे, मीटिंग कितनी बार करेंगे, उनके पास क्या पावर रहेगी, ये सब कौन बताता है, ये बताता है एलओडीआर। इशू डील करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, सब पता पड़ जाता है अपन को कि ऑडिट कमेटी के अंदर क्या कंपोजिशन होने वाली है, क्या मीटिंग होनी चाहिए, क्या पावर होनी चाहिए। ए बी सी, बी से भी उसके बाद क्या आएगा, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर बता देंगे ऑलरेडी, ठीक है। ए बी सी, सी से कंप्लायंस सर्टिफिकेट, कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी दो तरह के, दोनों के अलग अलग सी है ना, देखो एक सी ये रहा, एक सी ये रहा, दो दो सी है, ठीक है ना। तो ये सी से कंप्लायंस सर्टिफिकेट बाय सीईओ सीएफओ, एक सी से क्या है, एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट बाय सीईओ सीएफओ, चल जा भाई पेन, कंप्लायंस सर्टिफिकेट बाय सीईओ सीएफओ। सो एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट ये हो गया, और एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट हो गया ऑडिटर और प्रैक्टिसिंग सीएस का। एक किसका है, सीईओ सीएफओ, एक किसका है कंप्लायंस सर्टिफिकेट, सीईओ सीएफओ, एक है ऑडिटर या फिर प्रैक्टिसिंग सीएस, एक ऑडिटर या फिर प्रैक्टिसिंग सीएस, ठीक है ना। दो केस हो गए, सीईओ सीएफओ का, एक ऑडिटर और प्रैक्टिसिंग सीएस का, दो कंप्लायंस सर्टिफिकेट का। ए बी सी, ए से क्या हो गया अपना ऑडिट कमेटी का कंपोजिशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपोजिशन, पावर होगा क्या है, बी से बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी से कंप्लायंस सर्टिफिकेट, सीओ सीएस, बी सी वीआरसीएस, वी से विजिल मैकेनिज्म। नीचे आएंगे ये सारे जो टॉपिक ना डिटेल में नीचे आएंगे, अभी बस याद करना है अपन को। विजिल मैकेनिज्म, विजिल मैकेनिज्म होता है वो विशल ब्लोअर पॉलिसी वाला, वो वाला। वी आर, आर से रिस्क मैनेजमेंट, जो भी प्रोसेसर होते हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी वगैरह कमेटी वगैरह होती है, तो वो रिस्क मैनेजमेंट वाला सब कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस डील करेगा। वी आर सी एस, सी से वापस कंप्लायंस सर्टिफिकेट, कौन सा, ऑडिटर और प्रैक्टिसिंग सीएस वाला। ऐसे सब्सिडी कंपनी को मैनेज करने का काम ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस बता देगा, ठीक है। और बाकी 3.1 रेसिडुअल है, वो तुम अलग से देख सकते हो। डिस्क्लोजर ऑफ इंपॉर्टेंट इशू रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस में क्या क्या कंटेंट डालना है अपन को एनुअल रिपोर्ट के अंदर, फिर एक इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर का डिस्क्लोजर, ये नीचे आएंगे, सब नीचे आएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। ये याद हो गया, ABCVRCS ये याद हो गया। अब नीचे चलते हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एलओडीआर इन शॉर्ट लिस्टेड कंपनीज पे लगता है। क्या लगता है एलओडीआर, इन शॉर्ट लिस्टेड कंपनीज पे लगता है। तो अब यहाँ पे एक बड़ा चढ़ा के डेफिनेशन इलॉबरेट कर रखी है। अब वो लिस्टेड कंपनीज पे क्या, अब ये बोल रहा है कि ये रेगुलेशन, जितने भी रेगुलेशंस होंगे वो अप्लाई होंगे लिस्टेड कंपनीज में। एक चीज पहले बता दूं मैं तुमको, जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ एलओडीआर, एलओडीआर ऐसा नहीं है, देखो लगता सारी लिस्टेड कंपनी पे, ये लगता सारी लिस्टेड कंपनीज पे, पर इसके क्या रेगुलेशंस होते हैं, कुछ बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं। रेगुलेशन जैसे नंबर होते हैं ना, जैसे सेक्शन नंबर होते हैं, वैसे रेगुलेशन नंबर होते हैं, रेगुलेशन 59, रेगुलेशन 69, फलान डिग्री से बहुत सारे रेगुलेशन होते हैं। तो अब होता है कि यहां तक के रेगुलेशन इस कंपनी को लगेंगे, इतने रेगुलेशन इस कंपनी को लगेंगे, अगर कंपनी बड़ी है तो सारे रेगुलेशन लगेंगे। तो कौन कौन से रेगुलेशन किस किस पे लगेंगे, जनरली ये होता है कि कंपनी की डेट सिक्योरिटी लिस्टेड है, या फिर इक्विटी लिस्टेड है, या प्रेफरेंशियल लिस्टेड है, या फिर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी बड़ी है, ये सब उस पर डिपेंड करता है कि कौन कौन से रेगुलेशंस उस कंपनी पे लगेंगे। ये सब चीजें उस चीजों पर डिपेंड करेगी, ठीक है ना। अब रेगुलेशन शैल अप्लाई टू लिस्टेड कंपनी, अब किस किस पे लगेगा, लिस्टेड कंपनी जिसकी कोई भी एक फॉलोइंग लिस्टेड, कोई भी शेयर ऐसा लिस्टेड हो, कोई भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिस्टेड हो, या तो चाहे मेन बोर्ड पे, एसएमई पे, या फिर इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, अलग अलग तरह का। एनएससी बीएससी होता है वो मेन बोर्ड पे आता है, और बाकी एसएमई होता है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये छोटी छोटी कंपनी के लिए अलग से एक स्टॉक एक्सचेंज होता है, वहां पे लिस्टिंग होता है, अपन वहां पे ट्रेड नहीं कर सकते। सो मेन बोर्ड पे अलग होता है, एसएमई अलग होता है, इनोवेटर ग्रोथ अलग होता है, अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, कहीं पे भी शेयर लिस्टेड है एलओडीआर लग जाएंगे, अलग अलग रेगुलेशन लगेंगे फिर सबके। नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी भी चाहे लिस्टेड है तो भी एलओडीआर लग जाएंगे। इंडियन डिपॉजिटरी रिसीव, आईडीआर जीडीआर तुमने पढ़े हुए, वो भी लिस्टेड है तो भी लग जाएंगे। सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट, ये तुमने सरफेसी चैप्टर में पढ़े होंगे लो के अंदर, ठीक है ना, सरफेसी चैप्टर में सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट, उस पर भी एलओडीआर लग जाएंगे। सिक्योरिटी रिसीव, म्यूचुअल फंड, या फिर कोई भी सिक्योरिटी जो बोर्ड बता दे, अगर कुछ भी लिस्टेड है आपका तो आप पे एलओडीआर लग जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया नॉर्मल। अब एक ये मेन चीज ये आ सकता है एमसीक्यू के अंदर, ये आ सकता है एमसीक्यू के अंदर, अमेंडमेंट भी था एक तरीके का, बाद में आया पाए। अगर कोई भी रेगुलेशन लगा है, कोई भी रेगुलेशन, मैंने बोला ना रेगुलेशन अलग अलग कंपनी पे अलग अलग लग जाते हैं, कि बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग लिस्टेड डेट सिक्योरिटी कितना है, ये सब चीजें मतलब जिस उस हिसाब से लगती है। अगर कभी भी जिंदगी में कोई भी प्रोविजन लग गया एक कंपनी का, मान लो कि 1 लाख करोड़ का, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, अब उस पर समझो, फॉर एन एग्जांपल ऐसे ही बता रहा हूं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, रेगुलेशन 59 उस पर एप्लीकेबल हो गया, 1 लाख करोड़ के जैसे इंक्रीज हो जाता है आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो रेगुलेशन 59 लग जाता है। तो अगर इन फ्यूचर अगर आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन डाउन भी हो गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन इन फ्यूचर अगर आपका डाउन भी हो गया, तो भी रेगुलेशन 59 आपको फ्यूचर में कंप्लाई करना पड़ेगा, तो भी रेगुलेशन 59 पे कंप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जिंदगी में आप पे वो रेगुलेशन लग गया तो अब आप पे लाइफ टाइम लगेगा। ये चीज यहाँ पे ये लिखी हुई है, मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से या फिर आउटस्टैंडिंग लिस्टेड डेट सिक्योरिटी की वजह से, अगर इनकी वजह से कोई भी प्रोविजन आप पे एक बार लगा, शेल अप्लाई इवन इफ फॉल बिलो सच थ्रेशोल्ड, उसके बाद अगर वो थ्रेशोल्ड से नीचे भी गिर जाएगा आपका वो लिमिट, तो भी आप पे वो रेगुलेशन आगे फ्यूचर में लगेगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन और वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट शेयर डेट सिक्योरिटी, ठीक है।
चलो नीचे चलो, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे शॉर्ट नोट ऊपर जो डेफिनेशन अगर पढ़ी थी वो और एक दो चीजें और चेपनी है, तुम देख लेना है तो लेस इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई। देन ऑडिट कमेटी एंड एलओडीआर। अब ऑडिट कमेटी के बारे में समझो भाई। ऑडिट कमेटी तुमने पता है, ऑडिट कमेटी एक कंपनी एक्ट के अंदर भी पढ़ रखी है, सेक्शन 177, वो नीचे वापस आएगी, ठीक है। उसके बाद एक ऑडिट कमेटी एलओडीआर की भी है। अब वो बोलता है ऑडिट कमेटी वहां पे जो है वो तो पब्लिक कंपनी से भी डील करती है और लिस्टेड से भी डील करती है कंपनीज एक वाली। ये केवल एलओडीआर है तो ऑफ कोर्स लिस्टेड कंपनी से ही डील करेगा, ये एलओडीआर लगता ही केवल लिस्टेड कंपनीज के ऊपर है, ठीक है। तो अब इसके अंदर ऑडिट कमेटी के क्या क्या फीचर दे रखे, क्या कंपोजिशन है, वो सब पढ़ने अपन को। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसका जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला हुआ है ये नीचे पढ़ लेना। अब ये रहेगा फीचर ऑफ क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी में लिखा हुआ है हिंट रेफर कंपोजिशन, मतलब ये वाला इसका आंसर है पूरा का पूरा, एग्जैक्ट लिख के आना है, ठीक है। सो अब अगर तुम आईसीआई का देख लोगे ना, आईसीआई ने जो गचर पचर करके डाला हुआ है ना, वो तो मैंने बुक में बहुत समझदारी से अच्छे से टेबल चार्ट फॉर्मेट में बनाया हुआ है, ठीक है ना। चलो सो कंपोजिशन, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने, कंपोजिशन पढ़ते हैं अपन, नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए ऑडिट कमेटी में, एलओडीआर के हिसाब से नंबर ऑफ डायरेक्टर 3, नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए 3। देखो भाई इस चैप्टर के अंदर एक इशू है, मैं तुमको पॉइंटर्स है जैसे वीआरसीएस एबीसी वीआरसीएस ये पॉइंटर्स वाले मैं तुमको याद करा दूंगा, ठीक है ना। पर जो न्यूमेरिकल लिमिट से 2/3 है, कोरम है, टाइम लिमिट है, कोशिश मैं करूंगा याद कराने की, पर ये जो न्यूमेरिकल लिमिट है वो तुम जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार तुमसे ही होगी, ये चीज की कोई ट्रिक नहीं होती है। बाकी जो जो भी आपके जो भी कीवर्ड्स वाली ट्रिक्स है या फिर पॉइंटर्स ट्रिक है वो तो मैं याद करा ही रहा हूँ, बट जो ये न्यूमेरिकल लिमिट है इसके अंदर इस चैप्टर में बहुत सारी है, सो उस पर आपको भी बहुत इक्वली मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे साथ साथ चलते रहना और बाकी तुमको इसके बाद रिवीजन वापस लेना ही पड़ेगा न्यूमेरिकल लिमिट्स का। तो चलो सबसे पहले अपन आते हैं कि नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए ऑडिट कमेटी के अंदर, नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए एलओडीआर के हिसाब से 3 डायरेक्टर होने चाहिए, मिनिमम 3 डायरेक्टर, कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए और इंडिपेंडेंट 2/3 होने चाहिए। 3 डायरेक्टर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट 2/3 होने चाहिए। ये 3 से ये 3 को लिंक कर लो, ये 2/3 3 और 3 नीचे वाला 3 ये वाला लिंक कर लो आपस में, जस्ट फॉर अ सिली ट्रिक, पर एग्जाम में याद आ जाएगी, कभी कंफ्यूजन हो तो सर ने बोला था कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे नीचे वाला 3 आ गया, ठीक है ना। तो मिनिमम 2/3 सॉरी नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए 3 डायरेक्टर होने चाहिए। इंडिपेंडेंट उसमें से कितने होने चाहिए मिनिमम 2/3, तो ऑडिट कमेटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने ही होने चाहिए। इंडिपेंडेंट कितने होने चाहिए 2/3 होने चाहिए। और अगर किसी कंपनी के सुपीरियर राइट शेयर लिस्टेड है, सुपीरियर राइट शेयर तुमने पढ़े इंटर के अंदर पढ़े हुए, नहीं पढ़े हो तो सी एंटर के अंदर कि ऑर्डिनरी शेयर से ज्यादा सुपीरियर शेयर के ऊपर पावर होती है, वोटिंग पावर होती है, कि ऑर्डिनरी शेयर को केवल 1 की वोटिंग में पावर है, मतलब 1 की वेटेज के अंदर, सुपीरियर राइट के अंदर होता है कि 5 के वेटेज में इनको पावर है वोटिंग के लिए, वो तो इंटर के अंदर पढ़े हुए, तो सुपीरियर राइट्स पावर होता है। तो सुपीरियर राइट्स पावर अगर कभी भी किसी कंपनी के लिस्टेड है तो उस वक्त हो जाती है कंपनी ज्यादा रिस्की, उस वक्त हमेशा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज्यादा ही होंगे, हमेशा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज्यादा ही होंगे। सो उस वक्त अभी नॉर्मली कितना होना चाहिए ऑडिट कमेटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2/3, नंबर ऑफ मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए 3 डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट 2/3 डायरेक्टर मिनिमम होने चाहिए। और अगर सुपीरियर राइट एसआर शेयर लिस्टेड है तो 100% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, 100% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कोई भी नॉन इंडिपेंडेंट नहीं चलेगा, सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। लिटरेसी, लिटरेसी कितना होना चाहिए अपना इस ऑडिट कमेटी के अंदर जो भी बंदे हैं उसमें लिटरेसी का क्या रहेगा, ऑडिट कमेटी के अंदर अगर बंदे लिस्ट है लिटरेसी का क्या रहेगा उसमें अंदर, जितने भी ऑल द मेंबर शैल बी फाइनेंशियली लिटरेट, ऑल द मेंबर शैल बी फाइनेंशियली लिटरेट एंड एटलीस्ट वन मेंबर शुड हैव फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज रिलेटिंग टू अकाउंट और फाइनेंशियल डाटा, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल में एक एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। अगर तुम यही कंपनी से याद करोगे, कंपनी से के अंदर पता है तुमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ऑल मेंबर है ना कि सारे के सारे मेंबर फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए, कंपनी के अंदर लिखा हुआ है मेजोरिटी ऑफ मेंबर, मेजोरिटी ऑफ मेंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है ऑल द मेंबर और वहां पे लिखा है मेजोरिटी ऑफ मेंबर। अभी आएंगे नीचे वो भी आएगा 177 भी आएगा सेक्शन, ऑल द मेंबर ऑफ ऑडिट कमिटी शैल बी फाइनेंशियल लिटरेट एंड एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ शैल हैव अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज होनी ही होनी चाहिए। चेयरमैन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चेयरमैन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चेयरमैन इंडिपेंडेंट होना चाहिए और चेयरमैन को हर मीटिंग मतलब हर एजीएम के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, हर एजीएम के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए और शेयर होल्डर की कोई भी क्वेरी होगी तो चेयरमैन आंसर करेगा। अब क्वेश्चन आता है एमसीक्यू आता है कि एक किसी मीटिंग के अंदर चेयरमैन गायब था, चेयरमैन आया ही नहीं, तो गलत है भाई, आपने एलओडीआर का कंप्लायंस नहीं करा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंप्लायंस नहीं करा है, क्योंकि आपको बोलता है यहाँ पे कि चेयरमैन को हर मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए और शेयर होल्डर कोई भी क्वेरी है तो उसको आंसर देना चाहिए। सेक्रेटरी कौन रहेगा, जनरली कंपनी सेक्रेटरी इसका सेक्रेटरी होता है, ठीक है। और इनवाइट एट डिस्क्रिप्शन, मतलब मैंडेटरी नहीं है इन लोगों को इनवाइट करना, इन लोगों को इनवाइट करे बिना भी अपन मीटिंग कर सकते हैं, किस किस को मैंडेटरी नहीं है, अगर मतलब डिस्क्रिप्शन पे बुला सकते हैं अपन, बुलाना इच्छा हो तो बुला लो, फाइनेंस डायरेक्टर, इंटरनल ऑडिट के हेड को, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट या फिर कोई भी अदर एग्जीक्यूटिव पर्सन, इनकी बिना भी अपन मीटिंग तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मीटिंग कितनी होगी, नंबर मीटिंग कितनी होगी, एटलीस्ट 4 टाइम्स ए ईयर और मैक्सिमम गैप दोनों के बीच में कितना होना चाहिए 120 डेज। लो के अंदर तुम जैसी ये पढ़ी थी है तुम्हें बोर्ड मीटिंग वगैरह उसी टाइप की है ये, एटलीस्ट 4 टाइम्स ए ईयर मीटिंग होनी चाहिए, 4 टाइम होनी चाहिए एक साल के अंदर मीटिंग, और दोनों दो मीटिंग के बीच में 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। कोरम कितना होना चाहिए, quorum कितना होना चाहिए एटलीस्ट 2 मेंबर और 1/3 ऑफ द ऑडिट कमिटी, एटलीस्ट 2 मेंबर और 1/3 ऑफ द ऑडिट कमिटी, whichever is higher, whichever is higher,
2 मेंबर और 1/3 ऑफ द ऑडिट कमिटी विच एवर इज हायर, बट मिनिमम 2 मेंबर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो कम से कम 2 मेंबर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने ही होने चाहिए कोरम के अंदर। तो यहाँ पे जो 2 मेंबर है ना, तुम अगर इसको यू भी इंटरप्रेट कर लो, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और 1/3 ऑफ द मेंबर, तो भी चल जाएगा। पर यही है कि 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने ही होने चाहिए, कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो आपको लेने ही लेने पड़ेंगे, वरना कोरम नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब ये देखो फाइनेंशियली लिटरेट, जो ऊपर मैंने बोला था ना कि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फाइनेंशियल लिटरेट, फाइनेंशियल लिटरेट मतलब जिनमें नॉर्मल बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने की, समझने की सूझबूझ हो, उसको फाइनेंशियली लिटरेट कहते हैं। और एक्सपर्टाइज किसको कहेंगे? एक मेंबर मिनिमम एक्सपर्टाइज होना चाहिए। एक्सपर्टाइज मतलब या तो उसको एक्सपीरियंस हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भारी वाला, या फिर कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन हो अकाउंटिंग वगैरह में, सीए हो गया, एसईसी हो गया, ऐसा सच कुछ हो गया। ठीक है, तो अपन एक वापस क्विक रिवीजन ले ले अपन इसका ऑडिट कमेटी का। ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 मेंबर होने चाहिए, 3 मेंबर के अंदर एटलीस्ट 2/3 इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एसआर लिक्विडिटी, एसआर डेट, अगर एसआर आपके लिस्टेड है तो ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। चेयरमैन उसके बाद कौन होना चाहिए? चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। लिटरेट, ऑल मेंबर लिटरेट होना चाहिए एक तो, और एक्सपर्ट होना चाहिए उसके अंदर। मीटिंग कितनी करनी चाहिए? 4। गैप कितना होना चाहिए? 120 डेज का मैक्सिमम। उसके बाद कोरम, कोरम अब देखो तुमने ऊपर मिनिमम डायरेक्टर कितने थे? 3। कोरम उसमें से कितना चाहिए? 2। कंफ्यूज मत होना, ऊपर मिनिमम डायरेक्टर कितने थे? 3। कोरम कितना चाहिए? 2। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए थे? 2/3। और नीचे कोरम के अंदर कितने दे रखा है इसने? 1/3। 1/3 ऊपर कितना था? 3 और 2/3। ठीक है, नीचे कितना है? 2 और 1/3, और उसमें से 2 मिनिमम कम से कम क्या होना चाहिए? 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होने ही चाहिए। 2 1/3, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। 2 1/3, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। 2 1/3, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं दे रखा कि 4 मीटिंग करिए, 4 मीटिंग की डेट दे रखी है कि 2019 20 ये इस डेट को हुई है टोटल 4 मीटिंग। तो इसके अंदर तुमको देखना है कि 2 मीटिंग के बीच का जो गैप है, 4 मीटिंग तो हो गई, अब 2 मीटिंग के बीच का जो गैप है वो 120 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर किसी 2 डेट के बीच में एक 120 डेज से ज्यादा हो गया तो वो कंप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है ना, नॉर्मल क्वेश्चन है। पावर ऑफ ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी के पास पावर है वो इन्वेस्टिगेट कर ले अंदर के बंदों को भी और बाहर के बंदों को भी। कैसे याद करना है इसको? पावर ऑफ ऑडिट कमेटी को, ऑडिट कमेटी के पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है अंदर के बंदों को भी बाहर के बंदों को भी, इन्वेस्टिगेट कर सकता है अंदर के बंदों को भी बाहर के बंदों को भी, इन्वेस्टिगेट कर सकता है अंदर के बंदों को भी बाहर के बंदों को भी, इन्वेस्टिगेट कर सकता है अंदर के बंदों को भी बाहर के बंदों को भी, इन्वेस्टिगेट कर सकता है अंदर के बंदों को भी बाहर के बंदों को भी, इन्वेस्टिगेट कर सकता है अंदर के बंदों को भी बाहर के बंदों को भी, इन्वेस्टिगेट कर सकता है अंदर के बंदों को भी बाहर के बंदों को भी, इन्वेस्टिगेट कर सकता है अंदर के बंदों को भी बाहर के बंदों को भी। ठीक है, सो इन्वेस्टिगेट किसका ऑडिट कमेटी का पावर है? इन्वेस्टिगेट कर सकता है अंदर के बंदों को भी बाहर के बंदों को भी। ये अंदर का बंदा है, ये बाहर का बंदा है, अंदर के बंदों को भी बाहर के बंदों को भी। ऑडिट कमेटी के पास पावर है अंदर के बंदों को भी इन्वेस्टिगेट करता है, बाहर के बंदों को भी। तो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ऑडिट कमेटी का पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अंदर के बंदे मतलब एम्प्लॉय से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, एम्प्लॉय से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, अंदर बंदों से भी बाहर के बंदों से भी। बाहर के बंदों से इंफॉर्मेशन लेना मतलब किसी भी एक्सपर्ट की उसको मदद चाहिए तो एक्सपर्ट की मदद ले सकता है, किसी भी आउटसाइड एक्सपर्ट को बुला सकता है उसके एक्सपर्टाइज की मदद लेने के लिए। सो ऑब्टेन आउटसाइड लीगल प्रोफेशनल एक्सपर्ट, आउटसाइड बाहर के बंदे, ये बाहर के बंदे हो गए दोनों। बाहर के बंदों की आउटसाइड लीगल प्रोफेशनल एडवाइस ले सकता है, किसी की भी को भी बोल सकता है कि आउटसाइडर को कि एक्सपर्टाइज हो किसी के भी पास तो उसके सामने प्रेजेंट करके उससे एक्सपर्टाइज ले सकता है, मतलब मदद चाहिए हो तो बाहर के बंदों की ऑफकोर्स। इन्वेस्टिगेट कर सकता है अंदर के बंदों को भी बाहर के बंदों को भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अंदर के बंदे मतलब एम्प्लॉय से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। बाहर के बंदे मतलब मैंने जो तुमको बोला कि ऑब्टेन लीगल और प्रोफेशनल एडवाइस बाहर के बंदों से, या फिर आउट जो भी बाहर के बंदे उसको अटेंडेंस ऑफ द आउटसाइडर विद द रिलेवेंट एक्सपर्टाइज। ठीक है, रोल ऑफ ऑडिट कमेटी, ऊपर अपन क्या पढ़ा था? पावर ऑफ ऑडिट कमेटी, पावर क्या है। हम नीचे अपन क्या पढ़ रहे हैं? रोल ऑफ ऑडिट कमेटी। ये सब चल रहा है एलओडीआर के हिसाब से, कंपैरिजन के हिसाब से नीचे आएगा। सो रोल क्या होता है ऑडिट कमेटी का? ऑडिट कमेटी का रोल होता है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर कि विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करना होता है ऑडिट कमेटी को, तो उसके अगेंस्ट उसका क्या रोल रहेगा, उसका क्या रोल है, ऑडिट कमेटी को क्या करना है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट कमेटी विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसकी ये रोल रहेगा। अपन को इसके अंदर ट्रिक ये रहेगी याद करने के लिए कि एक तो पहले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट, ये दो चीज याद कर लो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट, इस दोनों को रिव्यू करना है। उसको क्या करना है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट को रिव्यू करना है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट को रिव्यू करना है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट को रिव्यू करना है। अब इसकी ट्रिक होगी, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी और एस्टिमेट लगाए वो सब रीजनेबल हो। सीधी बात है ना, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी या जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट लगाए वो रीजनेबल होनी चाहिए, नॉर्मल बिल्कुल बेसिक चीजें। डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो भी आपने अकाउंटिंग पॉलिसी लगाई है, एस्टिमेट लगाया है, वो रीजनेबल हो। ठीक है, तो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी लगाई है, एस्टिमेट लगाई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, वो सब
बिल्कुल नॉर्मल हो, जब कोई रीजनेबल हो। सो अब ऑडिट कमेटी के अपन समझे, और ये वाले जितने भी पॉइंट है ना, ये 4 पॉइंट, ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट के रिलेटेड, ऐसे याद करना है इसको। ये एक तो ट्रिक हो गई, और बाकी मैंने तुमको 2 चीजें याद कराई थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट, ये जो चार पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से, अभी अपन पढ़ेंगे तो याद अपने आप हो जाएगा ये वाला। ठीक है, सबसे पहले मैटर टू बी इंक्लूडेड इन डायरेक्टर रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट, जो ऑडिट कमेटी है वो रिव्यू करेगी कि जो जो मैटर डायरेक्टर रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट में डलने चाहिए थे वो सारे डल चुके हैं ना, और वो देखेगी कि अकाउंटिंग पॉलिसी बिल्कुल कंसिस्टेंट लगाई है ना, कोई भी चेंजेस हुए तो वहां पे डिस्क्लोज करो। सेम एस्टीमेट जो है, कोई भी मेजर अकाउंटिंग एंट्रीज होगी जिसमें भी एस्टीमेट लगे होंगे, वो देखेंगे एस्टीमेट और जजमेंट डायरेक्टर ने सही तो लगाया ना। डायरेक्टर की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी और एस्टीमेट है वो रीजनेबल हो। तो ये तीन तीन पॉइंट तो हो गए। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट रिलेटेड पॉइंट, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट के पॉइंट के अंदर है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी एडजस्टमेंट हुआ है क्या, कोई भी सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट ऑडिट फाइंडिंग के लिए, ऑडिट फाइंडिंग के हिसाब से, ऑडिट की कोई फाइंडिंग हुई, उस ऑडिट की फाइंडिंग के हिसाब से पता पड़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बदलने पड़ेंगे, पहले अपन ने गलत बना रखे थे। सो ऐसा कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज आया है क्या। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वापस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पॉइंट आ गया, कंप्लाई करता है सारे रेगुलेशन से, लिस्टिंग एंड अदर रेगुलेटरी कंप्लायंस से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आरपीटी का डिस्क्लोजर प्रॉपर दे रखा है। और देखना पड़ेगा कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कोई मॉडिफाइड ओपिनियन है क्या, ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कोई मॉडिफाइड ओपिनियन है क्या। तो किसके रिलेटेड होगा, ये ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से सारे फाइनेंशियल एफएस और ऑडिट रिपोर्ट के पॉइंट हो गए। तो ऊपर के 3 क्या थे, डायरेक्टर की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो अकाउंटिंग पॉलिसी और एस्टीमेट देखे कि सारे रीजनेबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी चेंज हुआ है कि ऑडिट रिपोर्ट की फाइंडिंग की वजह से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा का पूरा लिस्टिंग एंड अदर रेगुलेशन से कंप्लाई करता है। फाइनेंशियल स्टेट के अंदर आरपीटी रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के सारे अच्छे से सारे डिस्क्लोजर दे रखे। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कोई भी मॉडिफाइड ओपिनियन है क्या, ये चीजें डन। ये वाला याद करना है अपन को, याद हो ही गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्वार्टरली एफएस भी अपन को रिव्यू करना पड़ता है, मतलब ऑडिट कमेटी को रिव्यू करना पड़ता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस जितनी भी होती है उसको ओवरसाइट करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है। फिर उसके बाद ऑडिट कमेटी का पूरा जितने भी ऑडिटर के रिलेटेड पॉइंट है, ये सारे पॉइंट मैंने बांटे, मतलब पहले आईसीआई ने ऐसे नहीं दे रखे थे, ये सब मैंने अपने हिसाब से कट करे कि तुमको इजीली याद हो जाए ये कि क्वार्टरली एफएस के रिलेटेड ये काम है, ऑडिटर के हिसाब से ये काम है, ये मैंने बांटे अपने हिसाब से, ठीक है ना। सो ऑडिटर के हिसाब से क्या क्या ड्यूटी पड़ेंगी इनकी, ऑडिट कमेटी का क्या क्या काम होगा ऑडिटर के हिसाब से, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिटर। अब ऑडिटर के जितने भी काम है ऑडिट कमेटी सब कुछ रिव्यू करेगी। ऑडिटर को अपॉइंट करना, रिमूव करना, रिम्यूनरेशन, फीस, ऑडिटर की रिपोर्ट, ऑडिटर के साथ कोई फाइंडिंग डिस्कशन करनी है, या ऑडिटर के साथ कुछ भी ऑडिटर का वीकनेस का, जो भी इंटरनल कंट्रोल वीकनेस का, इंटरनल कंट्रोल का एक वो लेटर होता है, लेटर ऑफ वीकनेस, वो भी सब कुछ भी कर सकती है। ऑडिटर को कभी भी बुला सकती है, ऑडिटर के साथ बातें कर सकती है वो कि आप तुम बताओ तुम्हारी क्या क्या फाइंडिंग थी, सब कुछ ऑडिटर के साथ, सब कुछ इंटरनल ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर दोनों तरीके के साथ। देखो ऑडिट कमेटी का क्या काम होगा, वो रिकमेंड करेगी अपॉइंटमेंट, रिम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट। मॉनिटर द ऑडिटर की इंडिपेंडेंस मॉनिटर करेगी, कितना पेमेंट करना है वो देखेगी, परफॉर्मेंस कैसी है स्टैट्यूटरी इंटरनल की वो देखेगी, एडिक्वेट तो है ना अपना इंटरनल फंक्शन वो भी देखेगी, डिस्कस करेगी इंटरनल ऑडिटर के साथ कोई भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग होगी, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की कोई फाइंडिंग होगी तो वो डिस्कस करेगी स्टैट्यूटरी ऑडिटर के साथ, ऑडिटर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। ये सब चीजें ऑडिटर के रिलेटेड है जो ऑडिट कमेटी करेगी, सब चीजें ऑडिटर के रिलेटेड है। ठीक है, ये तो सारे याद नहीं करना, मैंने ऑफकोर्स पहले ही बोला इसके अंदर 20-25 पॉइंट होंगे, तो उसके अंदर तुमको 7-8 पॉइंट याद करने हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 5-6 मार्क्स का आता है, एक पॉइंट का 1 मार्क्स होता है, सारे के सारे करने बैठे तो बर्डन आ जाएगा। बट हाँ सारे पढ़ने जरूर है, क्योंकि एमसीक्यू किसी भी पॉइंट से आ सकता है, बाकी याद तो तुम तुम्हारे हिसाब से कर लेना। अब ये अदर के अंदर तुमने लो के अंदर भी पढ़ा होगा, पेपर नंबर 4 के अंदर, कि अदर के अंदर ऑडिट कमेटी का और क्या काम होता है, ऑडिट कमेटी स्क्रूटनी करेगी इंटर कॉर्पोरेट लोन एंड इन्वेस्टमेंट की। इंटर कॉर्पोरेट के अंदर जो जो अपन लोन दे रखे हैं, सेक्शन 186 है एज पर माय नॉलेज, अभी जो मुझे याद आ रहा है, लो के अंदर जो पढ़ा हुआ तुमने, इनका इंटर कॉर्पोरेट लोन एंड इन्वेस्टमेंट जो भी है वो स्क्रूटनी करेगी उसकी। वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग और असेट्स, वो ऑडिट कमेटी चेक करेगी इसकी वैल्यूएशन। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, रिव्यू मैनेजमेंट स्टेटमेंट ऑफ यूजेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब चलो इसका मतलब मैं तुमको समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है, स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फंड वाला बात में आ जाएगा अभी वापस। कमेंट करेगी रेशियल पे, कॉस्ट बेनिफिट इंपैक्ट ऑफ स्कीम इन्वॉल्विंग मर्जर डीमर्जर अमलगमेशन, जो भी कभी हो रहा है तो ऑडिट कमेटी अपना व्यू देगी कि हाँ ये मर्जर डीमर्जर कॉस्ट इंपैक्ट इसका क्या होने वाला है, मेरे हिसाब से सही है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या ऐसा जो पूरा ऑडिट कमेटी बताएगी। ठीक है, देन उसके बाद अब मैं तुमको एक चीज बता दूं, ये जो अपने पूरा का पूरा पढ़ा था वो एलओडीआर के हिसाब से पढ़ा था, पर जो इसके पॉइंट 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 इसको तुम तुम्हारे हिसाब से गोले मार लेना, जैसे ये 14, 15, 16 हो गया, 14, 15, 16 ऊपर इसको तुम्हारे हिसाब से गोले मार लेना और नीचे लिख देना आर सेम एज फंक्शन ऑफ ऑडिट कमेटी प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 177। मतलब एलओडीआर ने अलग फंक्शन प्रिस्क्राइब करके ऑडिट कमेटी के, मोस्टली तो सेम है, बहुत से कॉमन है, जैसे सारे कॉमन ही तो है, तो अभी एलओडीआर ने अलग दे रखे, ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट ने भी कुछ फंक्शन अलग दे रखे, तो ये सारे कॉमन पॉइंट है, तो एग्जाम में
अगर आए तो ये वाले तो याद कर ही लो, वो एलओडीआर के हिसाब से फंक्शन आए तो भी याद हो जाएगा, और 177 के हिसाब से फंक्शन पूछे तो भी याद हो जाएगा, अपना दोनों तरफ से काम हो जाएगा। तो ये मैंने सब नोट बना बना के लिखे, तुम्हारे लिए इजी रहेगा, ठीक है। अब अपने ऊपर क्या पढ़ा था, इतनी देर से चल रही थी अपनी ऑडिट कमेटी अंडर एलओडीआर, ठीक है ना। अब अपना आएगा ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट। पढ़ा हुआ है तुमने, पहले से पढ़ा हुआ है, कंपनी ऑडिट के अंदर भी पढ़ा, अपनी कंपनी और तुम्हारी कंपनीज एक्ट के अंदर भी पढ़ा, तुम दोनों पढ़ा हुआ है। फिर फटाफट चलते इसको। एप्लीकेबल किस किस पे होगी सेक्शन 177? लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी में तो दुनिया भर के ऑब्लिगेशन सारे थोप रखे, लिस्टेड कंपनी में सब कुछ एप्लीकेबल होता है, तो अब इसके कुछ कह नहीं सकते। पब्लिक कंपनी मैंने तुमको पहले ही बोला था 10 50 100 10 50 100 10 50 100 10 50 100 10 50 100 10 50 100 10 50 100 पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर, फिर आउटस्टैंडिंग लोन 50 करोड़ से ऊपर, नॉट इक्वल टू 50 करोड़ से ऊपर, टर्नओवर 100 करोड़, 10 50 100 10 50 100 10 50 100 एक आउटस्टैंडिंग लोन के अंदर, बस ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, बाकी सब में ग्रेटर देन इक्वल टू है। 10 50 100 10 50 पेड अप शेयर कैपिटल, आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरोइंग, डिबेंचर डिपॉजिट, एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर डिपॉजिट, एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर डिपॉजिट, टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़, ओके। अब पर इन पे नहीं लगता है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज नॉट कवर, इन पे नहीं लगता है। तुमने पहले पढ़ा हुआ होगा कि कोई भी ये वाली कंपनी, ये वाली नहीं, इस पे तो हमेशा लगेगा, लिस्टेड है तो कभी भी लगेगा, पर अगर कोई भी पब्लिक कंपनी जिन पे ये कंडीशन चाहे पूरी भी हो रही है, ये कंडीशन चाहे पूरी भी हो रही है ये वाली, बट अगर वो ज्वाइंट वेंचर है किसी कंपनी की, होली ओन सब्सिडी है, गवर्नमेंट कंपनी किसी कंपनी की, तो उस पर ऑडिट कमेटी का रूल नहीं लगेगा, ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल नहीं होगी कंपनीज एक्ट के हिसाब से, ठीक है ना। और वैसे भी एलओडीआर में तो हमेशा लिस्टेड होती है तो होती है, और इधर भी लिस्टेड तो होगा ही होगा। अब कंपोजिशन देखते हैं अपन इसका, इधर कितने डायरेक्टर, नंबर ऑफ डायरेक्टर 3 डायरेक्टर, नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने इधर 3, एलओडीआर के हिसाब से कितना था, एलओडीआर के हिसाब से, एलओडीआर के हिसाब से, एलओडीआर के हिसाब से कितना था, एलओडीआर के हिसाब से भी 3 डायरेक्टर ही था मिनिमम। इंडिपेंडेंट मेजोरिटी होना चाहिए, वहां पे था इंडिपेंडेंट एटलीस्ट 2/3 होना चाहिए, वहां पे कितना था एलओडीआर में, इंडिपेंडेंट एटलीस्ट 2/3 होना चाहिए। और अगर एसआर लिस्टेड है, अगर एसआर लिस्टेड है तो ओल्ड डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, याद आ रहा है वो सब वाली चीजें, ये ऐसे ही याद होगा, दोनों का आपस में सबको लिंक करना पड़ेगा तुमको। वहां पे लिटरेसी का मैंने तुमको बोला था, वहां पे बोला था कि ऑल द मेंबर शैल बी फाइनेंशियली लिटरेट, यहाँ पे कितना है, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर शैल बी फाइनेंशियली लिटरेट, वहां पे ऑल द मेंबर शैल बी फाइनेंशियली लिटरेट, यहाँ पे ऑल द मेंबर इंक्लूडिंग चेयरपर्सन, वहां पे ऐसा पॉइंट नहीं था इंक्लूडिंग चेयरपर्सन, वहां पे था ऑल मेंबर प्लस एक के पास एक एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, वहां पे ऐसा था एक के पास एक एक्सपर्टाइज होना चाहिए। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ मेंबर इंक्लूडिंग चेयरपर्सन शैल हैव एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। ये दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो गया, ओके, ऐसे याद करना पड़ेगा तुमको लिंक कर करके। अब ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रेजिग्नेशन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी फ्रॉम लिस्टेड एंटिटी और देयर मटेरियल सब्सिडी, कोई भी लिस्टेड एंटिटी से रेजिग्न कर रहा है स्टैट्यूटरी ऑडिटर ओनली है ना, और या फिर उसकी मटेरियल सब्सिडरी से, लिस्टेड कंपनी की मटेरियल सब्सिडरी से, ठीक है ना। तो मटेरियल सब्सिडरी क्या होती है वो नीचे आएगा, नीचे बता दूंगा मैं तुमको, 10% ऑफ नेट टर्नओवर फलानी कंडीशन नीचे आएगा, बता दूंगा तुमको। बाकी अभी रेजिग्नेशन कर रहा है कि लिस्टेड एंटिटी या फिर उसकी मटेरियल सब्सिडरी से रिजाइन कर रहा है, तो क्या क्या अपनी एक नई एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है, ये एक आधा साल पहले जोड़ा है अपने कोर्स के अंदर, मैं एलओडीआर में एक हफ्ते पहले ही आया था, तो अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन भी आते हैं इससे। रीजन टू से भी, अगर कभी भी ऐसा स्टैट्यूटरी ने रिजाइन मार दिया तो भाई सबसे पहले तो, और बहुत पूरा प्रोसेस होता है उसके अंदर, जैसे ही ऑडिटर से रीजन लेना पड़ेगा, ऑडिट कमेटी और डायरेक्टर वगैरह को, जैसे ही ऑडिटर से रीजन आएगा कि आप क्यों रिजाइन कर रहे हो, वो वाला रीजन, जैसे ऑडिटर से रीजन आएगा उसके विद इन 24 आवर्स कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा कि डिटेल रीजन में देना पड़ेगा कि ऑडिटर ने इसलिए रिजाइन करा है, पूरा रीजन डिटेल में देना पड़ेगा। जैसे ही रीजन ऑडिटर अपन को देगा, जैसे ऑडिटर ने अपन को रीजन दिया, वैसे कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को रीजन देगी कि इस वजह से डिटेल में रीजन देगी, विद इन 24 आवर्स के अंदर कंपनी को फिर रिपोर्ट करना पड़ेगा, इस वजह से इसने रिजाइन करा है। डिटेल रीजन टू बी डिस्क्लोज बाय द लिस्टेड एंटिटी, डिटेल रीजन बताना पड़ेगा टू स्टॉक एक्सचेंज एज सून एज पॉसिबल, जल्द से जल्द बताना पड़ेगा, बट नॉट लेटर देन 24 आवर्स ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच रीजन फ्रॉम ऑडिटर, अब यहाँ पे कंप्लाई वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आता है एमसीक्यू और केस सिनेरियो के अंदर, ये वाला तो बहुत ज्यादा आने वाला है, आजकल क्वेश्चन आता है। अब देखो, कभी भी ऑडिटर रिजाइन मार रहा है, समझो कितने क्वार्टर होते हैं टोटल, क्वार्टर वो वाला क्वार्टर नहीं, वो क्वार्टर वो वाला नहीं चल रहा तुम्हारा, वो क्वार्टर ये Q1 Q2 वाला क्वार्टर चल रहा है यहाँ पे, ईयर वाला क्वार्टर, Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर कितने क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर 4 होते हैं। अब समझो कोई भी क्वार्टर एंड हुआ, कोई भी ये क्वार्टर एंड हुआ, इस क्वार्टर एंड से अगर मैंने विथ इन 45 डेज, अगर इस क्वार्टर एंड से मैंने विथ इन 45 डेज, समझो याद पे हो रहे 45 डेज,
यहाँ पे विथ इन 45 डेज अगर मैंने रिजाइन मार दिया, विथ इन 45 डेज, सॉरी परसेंट क्या लग गया यहाँ पे, विथ इन 45 डेज क्वार्टर एंड से विथ इन 45 डेज तक मैंने रिजाइन मार दिया, तो मुझे ओनली इस वाले क्वार्टर की रिपोर्ट इशू करनी है। ऑडिटर मैंने रिजाइन मार दिया इधर, तो मेरे को केवल इस वाले क्वार्टर की रिपोर्ट इशू करनी है, और करनी ही पड़ेगी इस वाले क्वार्टर, क्योंकि एक क्वार्टर आप कंप्लीट कर चुके हो तो उसकी रिपोर्ट तो आपको इशू करके जाना पड़ेगा, वरना और कौन करेगा फिर इशू उसकी। ठीक है, तो वो, पर अगर आफ्टर 45 डेज करा, ये 45 डेज यहाँ पे खत्म हो रहे थे, पर ये 45 डेज के बाद यहाँ रिजाइन करा, ध्यान से देखना, ये आफ्टर 45 डेज रिजाइन करा, 45 डेज तो यहाँ पे खत्म हो गए थे, उसने यहाँ पे रिजाइन करा क्वार्टर एंड से, क्वार्टर एंड, ये Q1 यहाँ पे एंड हुआ, Q1 यहाँ पे एंड हुआ, Q1 से 45 डेज यहाँ पे खत्म हो गए थे, पर 45 डेज के बाद रिजाइन करा, मतलब इस टाइम पीरियड में रिजाइन करा, तो आपको Q1 की रिपोर्ट भी इशू करनी है और Q2 की रिपोर्ट भी इशू करनी है, दोनों रिपोर्ट आपको इशू करनी पड़ेगी, Q1 भी आपको इशू करनी पड़ेगी, Q2 भी आपको रिपोर्ट इशू करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज कि अगर मैंने तीन क्वार्टर की रिपोर्ट मैंने इशू कर दी, 3 क्वार्टर की रिपोर्ट मैंने इशू कर दी, अरे ये पेन क्यों दिक्कत दे रहा है, 1 2 3, ये 3 क्वार्टर की रिपोर्ट अगर मैंने इशू कर दी तो कंपलसरी है मेरे लिए, चाहे मैं रिजाइन मार दूं, मैंने रिजाइन मार दिया, यहाँ पे रिजाइन मार दिया, यहाँ पे रिजाइन मैंने मार दिया, पर Q3 मतलब 3 क्वार्टर की रिपोर्ट मैंने इशू कर दी, तो 4th क्वार्टर की रिपोर्ट इशू करना मेरे लिए कंपलसरी होगा, 4th क्वार्टर की भी मुझे इशू करनी पड़ेगी, प्लस जो फाइनल ऑडिट रिपोर्ट इशू होती है ना, फाइनल ऑडिट रिपोर्ट जो होती है, ऑडिट रिपोर्ट पूरे साल भर की, वो भी मुझे इशू करनी पड़ेगी अगर मैंने 3 क्वार्टर की रिपोर्ट इशू करती तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा हल्का सा वापस बैक करके वापस देखो, अगर तुम लिंक तुमने तोड़ा था कहीं पे तो बैक करके वापस देखो वीडियो को, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत। रिजाइन करा विद इन 45 डेज, ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी पड़ेगी ओनली सच क्वार्टर, आफ्टर 45 डेज नेक्स्ट क्वार्टर की भी इशू करनी पड़ेगी, साइन फर्स्ट 3 क्वार्टर तुमने अगर साइन करे तो ऑडिट लास्ट क्वार्टर की भी तुमको करनी पड़ेगी, एज वेल एज ऑडिट रिपोर्ट फॉर सच फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब रिपोर्टिंग टू ऑडिट कमिटी, अगर मैंने एज एन ऑडिटर में रिजाइन मार रहा हूं ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि मुझे कंपनी वाले इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे या फिर मेरे साथ कॉपरेट नहीं कर रहे, तो मैं ऑडिटर में रिजाइन मार रहा हूं, तो मुझे जल्द से जल्द ऑडिट कमेटी के जो चेयरमैन है उसको डायरेक्ट जाके बताना पड़ेगा, और चेयरमैन को मेरी बात फटाफट हैंड टू हैंड सुननी होगी और उस पर एक्शन लेना होगा। ऐसा नहीं बोल सकता चेयरमैन की जब नेक्स्ट ऑडिट मीटिंग होगी अपनी तब बात करेंगे, अभी मेरे से बात मत करो, ऐसा नहीं बोल सकता, हैंड टू हैंड इमीडिएटली मेरे बात पे उसको एक्शन लेना पड़ेगा, विदाउट वेटिंग फॉर द ऑडिट कमेटी मीटिंग। ठीक है ना, कमिटी शैल रिसीव सच कंसर्न डायरेक्टली, ये चेयरमैन सुनेगा, कमिटी से बात करेगा विदाउट वेटिंग फॉर द ऑडिट कमेटी मीटिंग। और ऑडिटर प्रपोज कर रहा है रिजाइन के लिए, तो उसको सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ऑडिट कमेटी को, और ऑडिट कमेटी एग्जिस्ट नहीं करती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। ऑन रिसिप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय ऑडिट कमेटी से जैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो जो चेयरमैन होगा वो उसका व्यू मानेगा मैनेजमेंट से और ऑडिटर से, कि भाई तुम बताओ, पहले तो ऑडिटर को और मैनेजमेंट को साथ साथ खड़ा कर देगा कि तुम बताओ दोनों के आपस में क्या नहीं बन रही है, पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे दो आप सही में। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, ये टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट कुछ नहीं कि टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट में जो भी ऊपर की चीजें थी ना, जितनी भी अपन ने अभी तक पढ़ी वो सारी, मतलब ऊपर अपन ने पढ़ा ना 45 डेज के अंदर रिजाइन करना पड़ेगा, मतलब 45 डेज के अंदर रिजाइन करा तो ये वाला क्वार्टर साइन करना पड़ेगा, वो सारी चीजें वो टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट के अंदर लिख के दे दो। अब स्टेचुएटर को जो भी टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंट करते हैं जब टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर बनाते हैं, वो लिख के दे देना उसको। सीएस से सर्टिफाई कराना हर साल आपका, हर साल एनुअल सेक्रेटरी कंप्लायंस रिपोर्ट जो एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी होती है, तो सीएस के अंदर सर्टिफाई कराना कि ऊपर की जितनी भी एलओडीआर की रेगुलेशन है, जो भी है रेजिग्नेशन वगैरह रिलेटेड है, वो सारी कंपनी ने कंप्लाई करी है। एंड दिस विल नॉट अप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट अप्लाई इफ ऑडिटर इज डिस्क्वालिफाइड ड्यू टू सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट। समझो सेक्शन 141 ने बहुत सारी कंप्लायंस बता रखी है कि ऑडिटर ने शेयर खरीद लिया, ऑडिटर के रिलेटिव ने 1 लाख से ज्यादा फेस वैल्यू का शेयर खरीद लिया, ऐसा बहुत सारी चीजें बता रखी है। तो अगर रिजाइन करा, एक तो ऊपर अपने पढ़ा रिजाइन करा 45 डेज के अंदर, अपने रिजाइन करा आफ्टर विद इन 45 डेज, तो उसको आटे की रिपोर्ट साइन करनी पड़ेगी, वो सब समझो। पर अगर समझो कि उसने रिजाइन नहीं करा पर विद इन 45 डेज आफ्टर 45 डेज कुछ भी हुआ, उसने खुद ने शेयर बाय कर लिया गलती से, या फिर उसके रिलेटिव ने 1 लाख से ज्यादा फेस वैल्यू का शेयर बाय कर लिया, तो वो तो अब डिस्क्वालीफाई हो गया। तब भी क्या उसको Q1 या Q2 की रिपोर्ट साइन करनी पड़ेगी क्या, ऊपर जैसा बताया था? नहीं, तब नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप डिस्क्वालीफाई हो गए, आपने रिजाइन नहीं कराया, आप डिस्क्वालीफाई हो गए हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये देखो, रिजाइन करा उसने 10 जुलाई को, अब बताओ तुम जून क्वार्टर कब खत्म होता है? 30 जून को खत्म होता है, तो 30 जून के बाद 10 जुलाई कितना है? अप्रैल मई जून, जून का एक क्वार्टर खत्म हो गया, क्वार्टर 1, उसके बाद विद इन 10 डेज ही हो गया, मतलब विद इन 45 डेज उसने रिजाइन कर दिया, तो केवल ये वाले क्वार्टर की रिपोर्ट साइन करनी है, Q2 की नहीं करनी। तो केवल कौन से वाले क्वार्टर की करनी है? क्वार्टर एंडेड 30 जून वाली की रिपोर्ट साइन करनी है। सेकंड और थर्ड क्वार्टर लिमिटेड रिव्यू उसने साइन करा है, सेकंड और थर्ड क्वार्टर, तो क्या क्या तो उसको फोर्थ क्वार्टर का भी करना पड़ेगा क्या? अपने पढ़ा था ना कि 3 का लगातार कर दे तो करना पड़ेगा, फर्स्ट 3 का नहीं, पर यहाँ पे फर्स्ट 3 का है, फर्स्ट वाले का तो इसने करा ही नहीं था, सेकंड और थर्ड का करा है, हो सकता है फर्स्ट वाले का किसी दूसरे ऑडिटर ने करा, सेकंड और थर्ड का इसने करा, तो भाई जरूरी नहीं है, इसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि फोर्थ क्वार्टर का और फाइनल एनुअल रिपोर्ट, फाइनल ऑडिट रिपोर्ट भी इसको इशू करनी पड़ेगी, क्योंकि तीनों क्वार्टर का इसने नहीं करा है, तो इस पर कोई भी ऑब्लिगेशन ऐसे नहीं है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर यही दे रखा है कि
सेक्शन 141 की डिस्क्वालिफिकेशन हो गई थी कि जो वाइफ थी उसके ऑडिटर की, उसने सम बोरो कर लिया था कंपनी से 6 लाख का, तो डिस्क्वालीफाई हो गई थी। तो क्या अब उसको ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी पड़ेगी क्या? नहीं, ऑल्ट का कंडीशन गलत है, मतलब मैनेजमेंट का कंडीशन गलत है। मैनेजमेंट बोला साइन करो, आपको करना पड़ेगा विद इन 45 डेज है, तो आपको एक फर्स्ट क्वार्टर की तो फाइल करनी पड़ेगी, साइन करनी पड़ेगी, पर गलत है, डिस्क्वालीफाई हो गया तो वो भी साइन नहीं करेगा। देन नीचे मैंडेटरी रिव्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय ऑडिट कमेटी। मैंडेटरी रिव्यू क्या करनी पड़ेगी ऑडिट कमेटी को? इन्फॉर्मेशन, ऑडिट कमेटी को कुछ इन्फॉर्मेशन मैंडेटरीली रिव्यू करनी पड़ती है। अब क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ भी काम है नहीं ऑडिट कमेटी का, उनको बाहर निकाल दो, उनको बोलो कि एक ही बार मिले, वंस इन ईयर मिले। अपन ने क्या पढ़ा था, 4 टाइम्स ईयर मिलना चाहिए, वो लगे नहीं है वंस इन ईयर कर दो, खर्चा बचाओ, पहले कम कॉस्ट सेविंग करो, वो सर नहीं। तो उसको समझाना पड़ेगा कि भाई एटलीस्ट 4 टाइम्स ईयर बननी चाहिए, कोरम इतना इतना होना चाहिए, 1/3 ऑफ द मेंबर वगैरह वो सब कोरम होना चाहिए, ये 2 मेंबर और 1/3 ऑफ द मेंबर ही कोरम होना चाहिए। अब बोलेंगे कि ऑडिट कमेटी एक मैंडेटरी काम भी होता है कि ऑडिट कमेटी को मैंडेटरीली रिव्यू करनी पड़ती है ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंडेटरीली ऑडिट कमेटी को रिव्यू करनी पड़ती है मैंडेटरी बेसिस पे। क्या इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी रिव्यू करनी पड़ती है? उसको रिव्यू करनी पड़ती है कि मैनेजमेंट के बीच में इंटरनली क्या चल रहा है, कोई डेविएशन तो नहीं है ना, कोई फंड को डेविएट करने की बात तो नहीं कर रहे ना, मैनेजमेंट के बीच में इंटरनली क्या चल रहा है। समझो मेरी बात ध्यान से सुनो यार, तुम ट्रिक है ये। मैनेजमेंट के बीच में, मैनेजमेंट के जो बंदे हैं, मैनेजमेंट के बीच में इंटरनली क्या चल रहा है, कहीं वो फंड डाइवर्ट करने की बात तो नहीं कर रहे ना, ये चीज ऑडिट कमेटी को रिव्यू करनी पड़ेगी मैंडेटरी बेसिस पे। मैनेजमेंट के जो बंदे हैं उनके बीच में इंटरनली क्या चल रहा है, कहीं वो फंड डाइवर्ट करने की बात तो नहीं कर रहे हैं ना, ये चीज अपन को बिल्कुल ऑडिट कमेटी को मैंडेटरीली रिव्यू करनी पड़ेगी। कि वापस सुनो, मैनेजमेंट के जो बंदे हैं ना, वो इंटरनली क्या चल रहा है उन लोगों के बीच में, मैनेजमेंट के बंदों में इंटरनली क्या वो फंड को डाइवर्ट करने की बात तो नहीं कर रहे हैं ना, ऐसा। तो अब समझो, मैनेजमेंट का एक फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, ये जो 3 पॉइंट हो गए वो हो गए इंटरनली वाले, 3 पॉइंट इंटरनली वाले, ये इंटरनल पॉइंट वाले, 1 2 3, ये थर्ड पॉइंट हो गया डेविएशन वाला। तो 3 पॉइंट तो इंटरनल वाले, 1 पॉइंट मैनेजमेंट वाला। तो अब ऑडिट कमेटी को देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के अंदर जो जो चीजें डाली है वो सही है ना, कि कोई भी गलत तो नहीं डाली। मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, कभी तुमने एनुअल रिपोर्ट देखी हो कंपनी की, तो उसके अंदर एक होता है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, तो वहां पे जितनी भी कंपनी ने वो चीजें डाली है सब कुछ सही डाली है ना, एज पर लॉ एंड रेगुलेशन, शेड्यूल 3 कंप्लायंस वगैरह सब कुछ कंप्लाई करके डाला है ना, मतलब ओवरऑल मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस तुमने बिल्कुल सही डाला हुआ है ना, वो ऑडिट कमेटी रिव्यू करेगा। इंटरनली से आएगा तुम्हारा इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल पे जो भी लेटर दिया है स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने, इंटरनल कंट्रोल पे जो भी लेटर दिया है, वीकनेस होती है ना इंटरनल कंट्रोल का, वीकनेस का जो लेटर होता है वो ऑडिट कमेटी रिव्यू करेगी। इंटरनल कंट्रोल पे एक तो पहले किसने दिया, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने दिया था, अब यहाँ पे किसने दिया है, यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर ने दिया है, यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर ने, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, इंटरनल कंट्रोल वीकनेस पहले स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने दी, फिर इंटरनल ऑडिटर ने दी, तो ये दोनों ऑडिट कमेटी रिव्यू करेगी। फिर एक है कि इंटरनल ऑडिटर का टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, रिमूवल, टर्म्स अपॉइंटमेंट सब चीजें वो भी रिव्यू करेगी ऑडिट कमेटी। फिर स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन, डेविएशन मतलब होता है 2 स्टेटमेंट सबमिट होते हैं डेविएशन के, क्वार्टरली बेसिस पे भी, एनुअल बेसिस पे भी। डेविएशन इन द सेंस जो तुमने पढ़ा होगा कारो के अंदर भी, जब भी कंपनी को फंड रेस करती है, चाहे शेयर कैपिटल रेस करी हो या फिर कोई भी लोन लिया हो, लोन वगैरह, तो एक पर्पस होता है कि वो उनको बताना पड़ता है कि हम शेयर इशू कर रहे हैं तो ये जो फंड आएगा, या फिर लोन ले रहे हैं तो ये जो फंड आएगा इसको हम किस चीज के लिए यूटिलाइज करेंगे, हम कोई नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, या किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। अगर आपने उस जो पर्पस उनको बताया है इन्वेस्टर को, उसके अलावा अगर आप यूज कर रहे हो फंड, तो उसको फंड डाइवर्जन कहलाएगा। आपने जो पर्पस बोला है उसी पर्पस के लिए आपको फंड यूज करना पड़ेगा, वरना वो गलत हो जाता है। उस पर आरबीआई से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, आरबीआई से भी वगैरह के, बहुत गलत हो जाता है अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो। सो डेविएशन का एक स्टेटमेंट सबमिट होता है कि अगर कोई भी डेविएशन है तो आपको यहाँ पे बताओ कि कोई भी ऐसा कुछ हुआ है क्या डेविएशन, तो बताओ कि आपने कितना फंड किस पर्पस के लिए बोला था और कितना फंड आपने गलत जगह या सही जगह यूज करा है, वो पूरा स्टेटमेंट जाता है। क्वार्टरली बेसिस पे भी जाता है, एनुअल बेसिस पे भी जाता है, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं मैनेजमेंट के बीच में, ये हो गया मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के बंदों के बीच में इंटरनली क्या चल रहा है, कहीं फंड डाइवर्ट करने की बात तो नहीं कर रहे हैं ना, मैनेजमेंट के बीच में इंटरनली क्या चल रहा है, कोई फंड डाइवर्जन की बात तो नहीं कर रहे हैं ना। ओके, सो मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस में क्या होता है, फिर इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल के वीकनेस जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने बताया, इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस, उसके बाद इंटरनल ऑडिटर ने बताया, इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, रिम्यूनरेशन, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट वो, फिर उसके बाद डेविएशन, ठीक है। ये सारे पॉइंट याद हो गए, इंपॉर्टेंट है, वापस याद कर लेना। ओके, देन रोल ऑफ ऑडिटर इन ऑडिट कमेटी एंड सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जो ऑडिटर होता है उसका रोल क्या होता है ऑडिट कमेटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। ऑडिटर का कुछ रोल तो होगा ना, अपन तो ऑडिट ही पढ़ रहे हैं तो ऑडिटर का रोल ही देखेंगे अपन, तो अभी लो तो है ना पढ़ रहे हैं अपन, चार्टर्ड अकाउंट अपन अभी लो तो है ना पढ़ रहे हैं, अपन तो ऑडिटर देख रहे हैं, मतलब ऑडिट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो ऑडिटर का क्या रोल है इस एलओडीआर के अंदर, ऑडिट कमेटी के अंदर, ये सब चीजों के अंदर। तो ऑडिटर का रोल होता है
सबसे पहले तो उसका एक राइट होता है, राइट समझो, तुमने पहले भी पढ़ा था, ऑडिटर के पास राइट होता है, राइट टू बी हर्ड इन ऑडिट कमिटी मीटिंग। ऑडिट कमिटी मीटिंग के अंदर राइट टू बी हर्ड होता है उसके पास। सो अपन से ऑडिट कमेटी में उसका क्या रोल होता है, सो उसको राइट टू बी हर्ड होता है कि जो ऑडिटर है वो अगर उस मीटिंग में बैठा है, सो ऑडिटर के पास राइट टू बी हर्ड है कि जो भी वो बोलेगा उसके उसकी बात सामने जितने भी ऑडिट कमेटी के मेंबर है उनकी बात सुन, मतलब वो सुनेंगे ऑडिटर की बात। ऐसे नहीं कि वो बोल रहा होगा उसको कोई सामने डायरेक्टर बोल देगा चे चे मत कर चुप हो जा, ऐसा नहीं, इसलिए उसको राइट दे दिया, वरना डायरेक्टर चे चे कराएगा उसको चुप करा देंगे। सो इसलिए उसको आपको जब भी ऑडिटर बोलेगा ऑडिट कमेटी के अंदर तो उसके पास राइट है कि राइट टू बी हर्ड, वो जो भी बोल रहा है वो सुननी पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि सही बात भी है डायरेक्टर की वो हर चीज में चेचे करता रहेगा, मतलब बिना फालतू का ज्ञान बांटता रहेगा हर चीज के अंदर। तो इसीलिए उसको बोला कि जब भी ऑडिट रिपोर्ट की डिस्कशन की बात है, जब भी ऑडिट रिपोर्ट की डिस्कशन की बात है तभी तो अपना मुंह खोलेगा, उसके पहले कोई भी मुंह नहीं खोलेगा, है ना। तो ये उसको बोलते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट की बात आएगी तब तो मुंह खोल लेना, तब हम तेरी बात सुनेंगे, बाकी चेचे मत करना। और केवल राइट टू बी हर्ड दिया है, राइट टू वोट नहीं दिया है, तू वोट नहीं कर पाएगा, केवल बोल पाएगा, ठीक है ना। केवल तू ज्ञान बांट ले, बाकी जो करना होगा हम कर लेंगे, राइट टू वोट नहीं दिया है उसको, ठीक है। और बाकी क्या रोल होगा ऑडिटर का, वो एडवाइस असिस्ट आंसर करेगा इनडायरेक्टली बट फ्रीक्वेंटली, एडवाइस असिस्ट आंसर 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 इनडायरेक्टली बट फ्रीक्वेंटली, ठीक है। सो ऑडिटर के पास एक तो राइट टू हर्ड है, फिर एडवाइस असिस्ट आंसर इनडायरेक्टली बट फ्रीक्वेंटली, एडवाइस आंसर इनडायरेक्टली बट फ्रीक्वेंटली, डायरेक्टली मतलब यहाँ पर नॉट टू ड्राइव कॉर्पोरेट गवर्नेंस डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली नहीं करना है, इसका मतलब इनडायरेक्टली ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद फ्रीक्वेंटली, एडवाइस असिस्ट आंसर मतलब वो एडवाइस करेगा ऑडिट कमिटी को कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, एडवाइस करेगा ऑडिट कमिटी को कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस। असिस्ट करेगा मैनेजमेंट को टू डिस्चार्ज देयर रिस्पांसिबिलिटी एंड फंक्शन इफेक्टिवली, टू डिस्चार्ज देयर रिस्पांसिबिलिटी एंड फंक्शन इफेक्टिवली, एडवाइस करेगा। सबसे पहले क्या करतेगा, एडवाइस असिस्ट आंसर, एडवाइस करेगा ऑडिट कमिटी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो। असिस्ट करेगा मैनेजमेंट को टू डिस्चार्ज देयर फंक्शन इफेक्टिवली, एडवाइस आंसर, आंसर करेगा वो जितनी भी क्वेरी वगैरह रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग वगैरह जो भी सामने वाले रेस करी होगी ऑडिट कमेटी ने, वो उनकी जितनी भी क्वेश्चंस होगी उसको आंसर करेगा। एडवाइस असिस्ट आंसर इनडायरेक्टली बट फ्रीक्वेंटली, इनडायरेक्टली मतलब वो इनडायरेक्टली करेगा ऐसे काम, ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो वो नहीं कि डायरेक्टली खुद ही इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाए, तो वो डायरेक्टली कॉर्पोरेट गवर्नेंस को रूल नहीं करेगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को डायरेक्टली मैनेज नहीं करेगा, वो इनडायरेक्टली करेगा ये सब चीजें, ठीक है, ताकि इंडिपेंडेंस का इशू नहीं आए। फ्रीक्वेंटली मतलब फ्रीक्वेंटली उसको कोऑर्डिनेशन करना है, कोऑर्डिनेशन करना है ऑडिट कमेटी के साथ, ताकि कभी भी वो कुछ भी इशू हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का, कभी कुछ चेंजेस वगैरह हो तो उनको समझा दे वो ऑडिट कमेटी वालों को कि भाई देखो ये नया चेंजेस आया है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आई है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऐसा कुछ नया बोल रहा है, तो वो चीजें उसको अपडेट करता रहेगा ऑडिट कमेटी को कि आप इस हिसाब से प्रिपेयर कर लेंगे डाटा वगैरह, मेरे को डाटा चाहिए होगा, वो सब चीजें। एडवाइस असिस्ट आंसर इनडायरेक्टली बट फ्रीक्वेंटली, बाकी एक जो मैंने बोला था राइट टू हर्ड, चेचे नहीं करे ज्यादा, केवल ऑडिट रिपोर्ट के टाइम पे चेचे कर सकता है, ठीक है। अब ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी होगी, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी होगी कि वो सर्टिफाई करेगा कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ फैक्चुअल इंप्लीमेंटेशन, वो क्या करेगा, सर्टिफिकेशन, वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ फैक्चुअल इंप्लीमेंटेशन, अरे यार ये पेन आज ना, वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ फैक्चुअल इंप्लीमेंटेशन, वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ फैक्चुअल इंप्लीमेंटेशन, वो सर्टिफिकेशन है, ये क्या है सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन तुमने पढ़ा हुआ है पहले कि सर्टिफिकेशन ओपिनियन नहीं होता है, वो ऑडिट ओपिनियन अलग होता है, सर्टिफिकेशन अलग होता है, तो केवल सर्टिफिकेशन देगा फैक्चुअल इंप्लीमेंटेशन का कि हाँ भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्लीमेंट कर रखा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्लीमेंट कर रखा है, मैंने चेक कर लिया है, नाइदर एन एक्सप्रेशन नॉर एन ओपिनियन, कोई भी ओपिनियन में नहीं दे रहा हूं। ऑडिटर को कुछ जनरल प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे, एसएस फॉलो करना पड़ेगा, आईसीआई के एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे और गाइडेंस नोट फॉलो करना पड़ेगा, एसएस आईसीआई के कोड ऑफ एथिक्स और एक गाइडेंस नोट, ठीक है, नॉर्मल बात है। वेरिफिकेशन रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, वाह 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 वाह, तुम एक काम कर लेना, एक बार आईसीआई की मॉड्यूल खोल लेना, ये कंपोजिशन ऑफ बोर्ड आईसीआई ने अपनी मॉड्यूल में कैसा दे रखा है और मैंने अपनी बुक में कैसा दे रखा है, उसके बाद तुमको पता पड़ेगा कि मॉड्यूल और इसके अंदर मेनली क्या डिफरेंस है। जो दे रखा है ना मॉड्यूल में, तो कोई बच्चा डायरेक्ट उससे पढ़ लेना पागल हो जाए, वो ऐसा ऐसा घुमा के ऐसा पैराग्राफ में हर कुछ चेप रखा है, मतलब चलो ठीक है, तुम कहीं पढ़ोगे तो तुमको पता पड़ेगा इस बुक की कीमत। ओके, सो कंपोजिशन एनईडी मतलब कंपोजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन वगैरह क्या होना चाहिए, ये सब चीजें, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है इसके ऊपर, क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर ही जस्ट दे रखा है। तो वेरिफिकेशन, ऑडिटर को क्या वेरिफिकेशन करना है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेक करते हो, उसको देखो भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, एलओडीआर के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं ना,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। क्या होना चाहिए? ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बिटवीन एनईडी एंड ईडी, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और उसने बोला है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एटलीस्ट 50% तो होने ही चाहिए, एटलीस्ट 50%, मतलब 50%, 50% से ज्यादा ही होने चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कंपोजिशन सुनो अपन, कंपोजिशन कैसा होना चाहिए? ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए एनईडी और ईडी का, और एनईडी होने चाहिए वो एटलीस्ट 50% होने चाहिए, एनईडी एटलीस्ट 50% होना चाहिए। वुमेन डायरेक्टर एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। पर अगर टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी के अंदर आ रहा है, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी मतलब जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है पिछले साल के लास्ट डे एंड का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसके हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप कंपनीज निकलती है। उन टॉप कंपनीज के हिसाब से अगर अपनी कंपनी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी में है, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी के अंदर है, तो आपको एक वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा। देखो, एक वुमेन डायरेक्टर रखना तो कंपलसरी है, एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर, पर अगर टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी में तो एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। ठीक है, समझ गए? सो ये कंपोजिशन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बिटवीन ईडी एंड एनईडी, मेरे साथ साथ बोलो तो याद होगा। देखो, न्यूमेरिकल यूनिट्स ऐसे याद होगी। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बिटवीन एनईडी एंड ईडी, एटलीस्ट 50% शुड बी एनईडी, वन वुमेन डायरेक्टर, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी के अंदर है तो वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। ठीक है, अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में क्या बोला है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में साथ में बोला है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बुढ़े नहीं होने चाहिए। बुढ़े इन द सेंस मतलब बुजुर्ग नहीं होने चाहिए भाई, कोई उम्र लिहाज करनी चाहिए ना अपना उम्र का। अब ये भाई 75 साल की उम्र में अब धंधा संभालने आ जाएंगे, तो भाई धंधा ना करो, तुम रेस्ट करो, अभी कुछ दिन है, भगवान की भक्ति करो, ऐसा वाला होता है ना। सो शुड नॉट अपॉइंट एन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द एज ऑफ 75। अगर 75 अगर उसने अटेंड कर ली एज, तो 75 में आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकते अनटिल अनलेस स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा हो। सेम जो कंपनी एक्ट के अंदर भी ऐसा था, कंपनी एक्ट के अंदर तुम पढ़ चुके हो वो चीज, जो सेम ही इधर। सो 75 की एज के अंदर आपको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकते अनटिल अनलेस स्पेशल रिजोल्यूशन अलोंग विद द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपने नोटिस दे रखा हो तो बन सकते हो। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, एक लिस्टेड में डायरेक्टर कितनी कंपनी का बन सकता हूं? एक तो दी हुई है लिमिट, किसके अंदर? कंपनीज एक्ट के अंदर। कंपनी एक्ट की लिमिट मुझे धुंधली याद है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही भाई, बहुत दिन हो गए पढ़े हुए। 20 डायरेक्टर मैक्सिमम होने चाहिए, उसमें से 10 शायद लिस्टेड कंपनी के हो सकते हैं और टोटल 20 प्राइवेट कंपनीज के हो सकते हैं, ऐसा कुछ था शायद, एज पर माय नॉलेज, हो सकता है मैं गलत हूं, अभी मुझे भी याद नहीं है। सो 20 वाली वो लिमिट है कंपनीज एक्ट के अंदर। पर इसके अंदर है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टरशिप, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप मतलब सारे डायरेक्टरशिप मिला के इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टरशिप मिला के आप मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटी डायरेक्टर बन सकते हो। 7 लिस्टेड, अनलिस्टेड की बात नहीं, अनलिस्टेड के आप बनो इसके हिसाब से, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर लिस्टेड के कितने? टोटल केवल 7 लिस्टेड एंटिटी के ही आप डायरेक्टर बन सकते हो, टोटल 7 लिस्टेड एंटिटी के आप डायरेक्टर बन सकते हो। पर अगर आप किसी भी एक कंपनी के, किसी भी एक लिस्टेड कंपनी के अगर या तो आप WTD हो, होल टाइम डायरेक्टर या MD, किसी भी एक लिस्टेड कंपनी के आप WTD या MD हो, मतलब आप पहले ही बिजी रहते हो, तो उसके बाद आप मैक्सिमम 3 कंपनी के ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। 3 कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो, 3 कंपनी ज्यादा के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप नहीं बन सकते हो। मैक्सिमम 3 कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। तो देखो, सबसे पहले तो 7 लिस्टेड कंपनी के बन सकते हैं जनरली। बाकी नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग अबव, ऊपर को छोड़ दो भाई, कुछ भी सब भूल जाओ। अगर किसी भी एक लिस्टेड कंपनी का मैं होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर हूं मैं किसी भी, तो मैं केवल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर केवल 3 कंपनी में ही बन सकता हूं, केवल 3 कंपनी में ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड। यहाँ पे भी सारे लिस्टेड की बात ही होगी, लिस्टेड की बात चल रही है। 3 लिस्टेड कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही बन सकता हूं। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे आओ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए? अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ द डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है ना? सो अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, कंपनी का जो चेयरमैन है, कंपनी का चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो 1/3 शेयर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि रिस्क कम है, पहले वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो कंपनी से ज्यादा उसका मेल मिलाप नहीं है, वो फ्रॉड नहीं करेगा भाई, नॉन एग्जीक्यूटिव है वो बंदा, तो एटलीस्ट 1/3 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बाकी सारे केस के अंदर 1/2 मतलब हाफ ऑफ द डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एटलीस्ट हाफ। बट जनरली कितना? अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो एटलीस्ट 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए कंपनी के अंदर। पर अगर चेयरमैन या तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और या फिर अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव भी है बट वो रिलेटेड है प्रमोटर से, रिलेटेड है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है चेयरमैन पर वो रिलेटेड है प्रमोटर से, रिलेटेड है, या फिर प्रमोटर के या तो खुद प्रमोटर है या फिर प्रमोटर से रिलेटेड है, या तो खुद प्रमोटर है वो, ये प्रमोटर से रिलेटेड है, या फिर किसी भी ऐसे पर्सन से रिलेटेड है जो मैनेजमेंट की पोजीशन में हो, या फिर 1 लेवल बिलो बोर्ड की पोजीशन में हो, अगर उससे रिलेटेड है तो भी 1 सेकंड ही लेना पड़ेगा, मतलब हाफ ही लेना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हाफ लेने पड़ेंगे अपन को, आउटस्टैंडिंग एसआर होगा तो भी हाफ ही लेने पड़ेंगे। मतलब 1/3 कैसे, कब एक ही केस में होगा 1/3? जब चेयरमैन एनईडी
हो प्लस किसी से भी रिलेटेड पार्टी नहीं हो, बड़े बड़े लोगों की रिलेटेड पार्टी नहीं हो, तब 1/3, बाकी सब केस में हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर एंटिटी शेयर कंप्राइज 6 डायरेक्टर। मैंने बताया कंपोजिशन के अंदर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ईडी और एनईडी का होना चाहिए, मैक्सिमम और 50% कम से कम एनईडी होना चाहिए। और एक कंपनी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए, बाकी जनरली किसी कंपनी के हिसाब से नहीं बोला इन्होंने, पर बोला कि अगर टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी हो तो हम बता देते हैं कम से कम आपको 6 डायरेक्टर रखने हैं, कम से कम 6 डायरेक्टर रखने हैं आपको। अगर ये 6 डायरेक्टर है तो तुम इसको बताओ कि कम से कम एनईडी कितने होने चाहिए, कम से कम 3 एनईडी होने ही चाहिए इसके अंदर। ये केस सिनेरियोस में ऐसे ऐसे गेम खेल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी के अलावा और किसी भी कंपनी में इन्होंने नहीं बताया कि कितने होने चाहिए, वहां पे बस बोला है कि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये पॉइंट डिलीट हो गया है, भूल जाओ, छोड़ दो, पता नहीं मैंने भी क्यों रखा है, बाकी ये लिख रखा है दिस पॉइंट इज डिलीटेड, मैंने लिख दिया इधर, पढ़ने के इच्छा तो एक बार पढ़ लेना क्योंकि हट गया एलओडीआर से। अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर अप्रूवल, जब भी डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे, मतलब सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटमेंट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर रिक्वायर होगा। The listed entity shall ensure approval of shareholder for an appointment of a person on a board of director। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई भी पर्सन ला रहे हैं या फिर मैनेजर ला रहे हैं, ऐसे मैनेजर ला रहे हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई पर्सन ला रहे हैं या ऐसे मैनेजर ला रहे हैं, तो एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, कमेटी वगैरह ने, जिसने भी एक बार लगा दिया, एक बार तो लगा दिया, उसके बाद अप्रूवल लेनी पड़ेगी शेयर होल्डर से विथिन 3 months और नेक्स्ट एजीएम whichever is earlier। विथिन 3 months और नेक्स्ट एजीएम whichever is earlier शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी एजीएम में, विथिन नेक्स्ट जीएम, मतलब नेक्स्ट जीएम, सॉरी एजीएम नहीं जीएम, नेक्स्ट जीएम, और विथिन 3 months whichever is earlier, विथिन 3 months ऑफ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, विथिन 3 months ऑफ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट whichever is earlier, उनसे आपको शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। पर्सन अपॉइंटमेंट अर्लियर रिजेक्टेड, पहले एक बार रिजेक्ट कर दिया था शेयर होल्डर ने अपनी मीटिंग के अंदर, जनरल मीटिंग के अंदर, आप अपन उसको वापस अपॉइंट कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई केस है तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी, स्पेसिफिक अप्रूवल लेनी पड़ेगी शेयर होल्डर से। साथ में एनआरसी कमेटी, जो नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन कमेटी होती है, उससे एक डिटेल एक्सप्लेनेशन लेना पड़ेगा कि भाई इसको क्यों अपन वापस अपॉइंट कर रहे हैं, रीजन क्या है, किस बिहाफ पे सैलरी वगैरह डिसाइड कर रहे हैं, वो सब चीजें, ठीक है। ये काम करनी, हाँ ये वाला काम का है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब वो डायरेक्टर जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब वो डायरेक्टर जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो और वो रिम्यूनरेशन के अलावा उसका कंपनी से कोई भी रिश्ता नाता नहीं हो, मतलब कोई भी मटेरियल पेक्यूलियरी रिलेशनशिप उससे नहीं होना चाहिए कंपनी से, अदर देन रिसीविंग रिम्यूनरेशन, ठीक है। केवल रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए उसको ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर। आपकी बुक में देख लेना, अगर 2 फाइनेंशियल ईयर कर रखा हो, यहाँ पे 2 दे रखा हो तो उसको कट करके 3 कर लेना, अमेंडमेंट आया था इस बार के आरटीपी में नवंबर 20 की, ठीक है। तो 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर, 3 इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर में कोई केवल रिम्यूनरेशन ही रिसीव होना चाहिए, कोई भी मटेरियल पेक्यूलियरी रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। वो कंपनी का कोई भी मटेरियल सप्लायर, लीजर, कस्टमर नहीं होना चाहिए। फर्दर ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आया हुआ है, नॉट ऑल्सो सब्सटेंशियल शेयर होल्डर। सब्सटेंशियल शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए, खुद का प्लस शेयर होल्डर्स के मिला के, खुद का प्लस रिलेटिव को मिला के, खुद प्लस उसके रिलेटिव को मिला के, नॉट ऑन 2% और मोर ऑफ टोटल वोटिंग पावर। 2% या 2% ज्यादा वो वोटिंग पावर नहीं होना चाहिए खुद का और रिलेटिव को मिला के उस कंपनी का, ठीक है ना। अगर ऐसा हुआ तो, वरना अगर हुआ तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। और जो टॉप कंपनीज की अपन ने बात करी, टॉप 500, 100 जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिस पे मिलेगी, देखना पड़ेगा एट द एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब ये दे रखा है कि होल्डिंग शेयर कर रखा है कंपनी ने, उसकी वाइफ ने कितना कितना होल्ड कर रखा है, तो 2%, अगर 2% ज्यादा है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो सारी चीजें ये सब पढ़ लेना। ऊपर कंपोजिशन के रिलेटेड है, तुमको बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है अभी, अगर कंपोजिशन ध्यान से पढ़ा कि एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, वो सारी चीजें फलाना, ठीक है। लिमिटेड रिव्यू तुम जानते हो, अगर तुम ऑडिट के फील्ड के अंदर हो तो तुम जानते हो लिमिटेड रिव्यू क्या होती है, अगर तुमने आर्टिकलशिप ढंग से भी करी है थोड़ी बहुत, तो लिमिटेड रिव्यू होता है हर लिस्टेड कंपनी का, या फिर वो लिस्टेड कंपनी जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके, या तो लिस्टेड कंपनी या फिर वो लिस्टेड कंपनी का ग्रुप है, कोई ग्रुप है तो ग्रुप के अंदर जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेट होने वाले, जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेट होने वाले, उसका एसोसिएट हो गया, सब्सिडियरी हो गया, चाहे वो लिस्टेड नहीं है पर किसी भी लिस्टेड कंपनी के अंदर उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेट होने वाले हैं, तो उन सबका, जैसे ये ए कंपनी हो गई, ये लिस्टेड है, अब इसकी जो ग्रुप कंपनी है बी सी डी, ये लिस्टेड है। अब ये बाकी बीसीडी चाहे लिस्टेड नहीं हो, पर अगर ये ग्रुप कंपनीज के अंदर कंसोलिडेट होने वाली है ए के अंदर, मतलब कंसोलिडेशन के अंदर बनेगा, जब सीएफएस बनेगा तो कंसोलिडेट होगी, तो ए बी सी डी चारों का एक लिमिटेड रिव्यू होगा, उसको बोलते हैं अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब एक तरह से अगर तुमको बहुत नॉर्मल बोलूं तो ऊपर से ऑडिट करना, डीपली ऑडिट मत करना, ऊपर से ऑडिट करना, तो वो क्वार्टरली बेसिस पे होती है। तो क्वार्टरली बेसिस पे इन लोगों को ऑडिट करानी पड़ती है, किन किन को करानी पड़ती है? ऑडिट ऑफ ऑल एंटिटी whose accounts are to be consolidated with listed entity, जो मैंने तुमको बोला whose accounts are consolidated with the listed entity, उन सबको। तो किस किस की रिस्पांसिबिलिटी है ये काम करना? लिस्टेड एंटिटी की, सारी लिस्टेड एंटिटी की रिस्पांसिबिलिटी है, लिस्टेड एंटिटी के ऑडिटर की, लिस्टेड एंटिटी के ऑडिटर की, ये दो चीजों साथ हो गई। फिर जिन जिन एंटिटी के अकाउंट कंसोलिडेट होने वाले हैं,
जिन जिन एंटिटी के अकाउंट कंसोलिडेटेड होने वाले, और इन एंटिटी के ऑडिटर की, और इन एंटिटी के ऑडिटर की, ये 2 पॉइंट एक साथ हो गए, ये 2 पॉइंट एक साथ हो गए। लिस्टेड एंटिटी, उसका ऑडिटर, जिनके अकाउंट कंसोलिडेट होने वाले हैं और उसका ऑडिटर, ये चार जनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना, उनको कंप्लाई करना पड़ेगा। अब ये थोड़ी बहुत चिंदी चिंदी चीजें फटाफट देख लो। रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर को अपन रिम्यूनरेशन दे रहे हैं तो उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अपन को, एनुअल रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोजर जाता होगा, तुमने अगर देखा हो कभी तो। उसके अंदर क्या क्या होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ क्या क्या रिलेशनशिप है, सब कुछ देना है यहाँ पे, रिम्यूनरेशन के रिलेटेड जो भी। सबसे पहले देखेंगे कि इस एनईडी के साथ अपना कोई रिश्ता नाता है क्या, कोई भी रिलेशनशिप या ट्रांजेक्शन है क्या उस एनईडी के साथ, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कोई भी रिश्ता नाता है क्या, कंपनी का कोई भी ट्रांजेक्शन हुई उस एनईडी के साथ रिम्यूनरेशन के अलावा, तो वो वहाँ पे एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोजर करना पड़ेगा अपन को। और देखना पड़ेगा कि किस क्राइटेरिया से अपन एनईडी को अपन पेमेंट कर रहे हैं एनईडी को, कि मतलब उसका पैकेज क्या है, फिक्स पैकेज इतना है, वेरिएबल इतना है, फिक्स मान लो उसका 50 लाख फिक्स है और 20% उसका वेरिएबल है, उसको ईसॉप्स ऑफर कर रखे अपन ने 10 लाख के, और उसका जो भी टर्म्स एंड कंडीशन का रिमूव होगा तो नोटिस 30 दिन का सर्व करना पड़ेगा। ये सारी चीजें अपन को डिस्क्लोजर में देनी पड़ेगी। तो क्या कोई एनईडी के साथ कोई पेक्यूनियरी रिलेशनशिप या फिर ट्रांजैक्शन अपन ने करी है क्या, क्राइटेरिया क्या है मेकिंग ऑफ पेमेंट ऑफ एनईडी, एंड उसको अपन को सबको देना पड़ेगा ऑल एलिमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन, जो मैंने तुमको बोला सारे एलिमेंट रिम्यूनरेशन का, फिक्स कंपोनेंट क्या है, परफॉर्मेंस लिंक क्या है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नोटिस पीरियड कितने का सर्व करना पड़ेगा, स्टॉक ऑप्शन ईसॉप्स वगैरह उसको कितने के दे रखे, सारे अपन को डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब ये वापस एक अप्रूवल वाला पॉइंट आ गया, ये इंपॉर्टेंट आ गया, एमसीक्यू या केसी नोट में पूछ सकता है, ऐसे अच्छा खासा पूछता भी है शायद। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपन कोई भी 1 रुपया भी अगर अपन दे रहे हैं, 1 रुपया भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रिम्यूनरेशन दे रहे, रिम्यूनरेशन एक तो होगी सीटिंग फीस दे सकते हैं अगर कंपनीज एक्ट की लिमिट के अंदर आ रही है, मतलब कंपनी की लिमिटेशन में है, मतलब 1 लाख है शायद, 1 लाख की अभी लिमिट है, 1 लाख पर फीस सीटिंग फीस है, ऐसा कुछ है पर मीटिंग अभी शायद वो है। तो अगर विथ इन अपन लिमिट में दे रहे कंपनीज एक्ट की तो कोई भी अप्रूवल नहीं लेना, पर अगर या तो सीटिंग फीस लिमिट से ज्यादा दे रहे या फिर रिम्यूनरेशन चाहे 1 पैसे की भी रिम्यूनरेशन दे रहे हैं अपन उसको, किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, किसी भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 1 पैसे का भी रिम्यूनरेशन ले रहे अपन, तो शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे, अप्रूव बोल देंगे, वो प्रपोज करेंगे कि हम इतना पैसा इनको देना चाह रहे हैं, फिर जो शेयर होल्डर होंगे वो जनरल मीटिंग में उसको अप्रूव करेंगे, ठीक है दे दो। ईसॉप की लिमिट भी मीटिंग के अंदर प्रिस्क्राइब होगी, ठीक है ना। ईसॉप की लिमिट क्या है, इतना एनईडी को अपन ईसॉप दे सकते हैं, पर अपन को स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए होगा हर साल, स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए होगा हर साल, एवरी ईयर। अगर किसी भी एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की सैलरी रिम्यूनरेशन, किसी भी एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रिम्यूनरेशन इज ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल एनईडी का रिम्यूनरेशन, इज ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल एनईडी का रिम्यूनरेशन, सिंगल एनईडी को जितना रिम्यूनरेशन मिल रहा है वो ज्यादा है, एक किसी सिंगल एनईडी को रिम्यूनरेशन मिल रहा है, राम को मान लो, राम का रिम्यूनरेशन, ये एनईडी केवल एनईडी की बात करें नॉन एग्जीक्यूटिव, वो ज्यादा है 50% ऑफ टोटल रिम्यूनरेशन पेबल टू ऑल एनईडी। अब एनईडी समझो, एनईडी टोटल 4 थे, वो थे राम, श्याम, घनश्याम, हनुमान, ठीक है ना, राम, श्याम, घनश्याम, हनुमान। तो अब ये तुम देखो ये चार को मिला के, चारों का टोटल एनईडी का रिम्यूनरेशन है, उसको मिला के इज ग्रेटर, इज लेस देन यहाँ पे ले लो, बाकी अभी तो अपन उल्टा चल रहे, चलो राम का रिम्यूनरेशन ज्यादा है इन सबके रिम्यूनरेशन को मिला के 50% से भी, ठीक है। अगर ऐसा केस चल रहा है अपना तो अपन को स्पेशल रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा अपन को हर साल, एवरी ईयर, ध्यान रखना एवरी ईयर, ठीक है। ये सीटिंग फीस वाला जो मैंने तुमको बोला वो ये। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ईसॉप्स नहीं दे सकते, ईसॉप्स देना पॉसिबल नहीं है उनको। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो प्रमोटर हो या फिर मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप हो, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या तो खुद प्रमोटर है या फिर मेंबर है प्रमोटर ग्रुप के, या फिर मेंबर है प्रमोटर के ग्रुप के, तो उनको अगर केवल एक डायरेक्टर है और उसका जो एनुअल रिम्यूनरेशन है, केवल एक डायरेक्टर है उसका जो एनुअल रिम्यूनरेशन है वो एग्जीड कर रहा है 5 करोड़ और 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट, विच एवर इज हायर, 5 करोड़ और 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो स्पेशल रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा। कब लेना पड़ेगा, एनईडी के केस में कब स्पेशल रिजोल्यूशन लेना है, जब एक एनईडी का रिम्यूनरेशन इज ग्रेटर देन 50% ऑफ ऑल एनईडी का रिम्यूनरेशन। इस केस के अंदर अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो भी प्रमोटर या प्रमोटर के ग्रुप के रिलेटेड हो, अगर केवल एक ही डायरेक्टर ऐसा एग्जिस्ट करता है, ईडी मतलब केवल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक ही है पूरे में ऐसा, तो जो रिम्यूनरेशन अपन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दे रहे 5 करोड़ या 2.5% ऑफ एनपी, 5 करोड़ या 2.5% ऑफ एनपी, विच एवर इज हायर, अगर इससे भी ज्यादा अपन उसको दे रहे रिम्यूनरेशन तो स्पेशल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर एक से ज्यादा है ऐसे वाले डायरेक्टर, ईडी प्लस प्रमोटर ग्रुप के मिलने वाले ऐसे ज्यादा है, तो टोटल सबको मिला के 5% से ज्यादा अगर हो रहा है, 5% ऑफ एनपी के ज्यादा अगर उनका हो रहा है रिम्यूनरेशन, तो भी स्पेशल रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा।
exceed 5% ऑफ एनपी तो भी उसको स्पेशलाइजेशन पास करना पड़ेगा। अपन ने जब एनईडी के केस में पढ़ा था, एनईडी के केस में मैंने बोला था हर साल तुमको अगर पास करना पड़ेगा रेजोल्यूशन, अगर ऐसा केस है। पर इस केस के अंदर ऐसा है कि हर साल नहीं करना, एक बार तुम कर दो स्पेशल रेजोल्यूशन पास, वो अप्रूव होता रहेगा, वो अप्रूव होगा जब तक उसका टर्म होगा, जितना भी टर्म है उस वाला डायरेक्टर का, जब तक के लिए एक ही बार में अप्रूवल है। मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत बायसनेस तो है ही, ठीक है। अब ऑडिटर का क्या प्रोसेस होगा, ऑडिटर चेक करेगा अपनी मिनट्स ऑफ मीटिंग से कि ये जितना भी रिम्यूनरेशन है एनईडी को वो डिसाइड करा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, तो शेयर होल्डर ने अप्रूव तो करा है ना। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखेगा क्योंकि वहां पे भी अपने को उसके टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन मिल जाएगा। रिपोर्ट ऑफ बोर्ड वगैरह देखेगा कि डिस्क्लोजर वगैरह सब कुछ दे रखे ना, रिम्यूनरेशन कंपनसेशन टू एनईडी वगैरह के साथ डिस्क्लोजर दे रखे ना, ये चेक करेगा वो। ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग सीनियर मैनेजमेंट डायरेक्टर की ओवरऑल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीनियर मैनेजर, एम्प्लॉय, डायरेक्टर, प्रमोटर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन एम्प्लॉइज वगैरह की, ये पढ़ लो, ये पढ़ो। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक साल में 4 बार मिलना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना भाई, एक साल में 4 बार मिलना है, एक साल में 4 बार मिलना है। और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आया तो 3 महीने में नया ले आओ, अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आया तो 3 महीने में नया ले आओ। एक साल में 4 बार मिलना है, और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आया तो उसको हटा के 3 महीने में, सॉरी 3 महीने में कोई नया ले आओ। एक साल में 4 बार मिलना है, कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आया तो उसको हटा के 3 महीने में नया ले आओ। बट उसको बता देना कि आप जब आ तो रहे हो, आपको बता दूं कि आप किस किस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पर नया ला रहे हैं तो उसको बोलेंगे कि उसको बता देंगे कि जो जो एक्ट आपके नॉलेज में, केवल आप उन्हीं एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, बाकी के लिए डरो मत आप। लाइबल ओनली फॉर द एक्ट जिसके लिए आप नॉलेजेबल। पर एक चीज देखनी पड़ेगी कि ज्यादा कमेटी का मेंबर नहीं हो, बहुत ज्यादा कमेटीज का मेंबर हो तो अपनी कंपनी में ध्यान ही नहीं दे पाएगा, वो बाकी कमेटियों में उलझा रह जाएगा। एक और चीज देखनी पड़ेगी कि जो अपन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आया था, 3 महीने में हटा के नया ला रहे हैं, जिसको अपन ने समझा भी दिया कि ओनली ही लायबल फॉर द नॉलेजेबल एक्ट, अब उसको देखना पड़ेगा ज्यादा कमेटी का मेंबर नहीं हो, और उससे पर्सनल इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर भी ले लेना, उससे पर्सनल इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर भी ले लेना। वापस शुरू से चलो। एज एन एम्प्लॉय सीनियर मैनेजर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे एक साल में 4 बार मिलना है, एक साल में 4 बार मिलना है। और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आया तो उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हटा के मुझे नया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाना है 3 महीने के अंदर अंदर। और 3 महीने में जो नया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ रहा है मैं उसको समझा दूंगा तू केवल नॉलेजेबल एक्ट के लिए ही लायबल है, तू केवल नॉलेजेबल एक्ट के लिए लायबल है। फर्दर मैं बता तेरे को पहले बता दूं, तो अगर ज्यादा कमेटी का मेंबर हो तो मेरे पास बताना, ज्यादा कमेटी का मेंबर तो मेरे पास नहीं आना। और तू तेरा जितना भी पर्सनल इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर है वो यहाँ पे दे दे, पर्सनल इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर वो यहाँ पे दे दे, ठीक है। अब ये तुम पढ़ो। मीटिंग अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीटिंग एटलीस्ट 4 टाइम्स ए ईयर, 120 डेज का गैप होना चाहिए, कोरम 1/3 और 3 डायरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में नहीं बोला तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहले तो क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मीटिंग करनी होती है एटलीस्ट वंस ए ईयर, इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट वंस ए ईयर एक मीटिंग तो करनी है जिसमें कोई भी, मतलब ओनली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होने चाहिए, सारे के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, और ओनली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होने चाहिए, बाहर का कोई भी डायरेक्टर दूसरा नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई मीटिंग करनी चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, एंड ऑल द डायरेक्टर शैल बी प्रेजेंट। पर अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आया, मतलब रिजाइन या रिमूव हो गया उसका, तो 3 महीने के अंदर अंदर वो वैकेंसी फुल करनी है। मैंने बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आया तो 3 महीने में नया लाऊंगा, उसको बोलूंगा कि तू केवल जो एक्ट ओमिशन जिसके लिए तू नॉलेजेबल है उसी के लिए तू लायबल होगा, पर तू ज्यादा कमेटी का मेंबर नहीं होना चाहिए। और तेरा पर्सनल इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर दे दे, पहले देख लेते हैं पर्सनल इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर, कि जितने भी पर्सनल डिस्क्लोजर सीनियर मैनेजमेंट डिस्क्लोजर कर देगा, जितने भी मटेरियल फाइनेंशियल कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन हुए हैं जिसमें वो इंटरेस्टेड है, उसका वो पहले ही बता देगा कि इन ट्रांजेक्शन में मैं इंटरेस्टेड हूँ। और ज्यादा कमेटी का मेंबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब होता है कि कोई भी डायरेक्टर है ना वो ज्यादा कमेटी का मेंबर नहीं होना चाहिए, 10 से ज्यादा कमेटी का मेंबर नहीं होना चाहिए। एक डायरेक्टर 10 कमेटी का मेंबर ही हो सकता है, या फिर चेयरमैन हो सकता है 5 कमेटी का, 5 कमेटी से ज्यादा का चेयरमैन भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे कमेटी का मतलब ओनली आएगा ऑडिट कमेटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। ओनली कौन सी कमेटी, ऑडिट कमेटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। मतलब एक डायरेक्टर केवल मैक्सिमम 10 स्टेक होल्डर प्लस ऑडिट कमेटी, दोनों कमेटी मिला के 10 का ही मेंबर हो सकता है। और चेयरमैन इन दोनों कमेटी का मिला के सारी कंपनियां, जितनी भी लिस्टेड कंपनी, जितनी भी पब्लिक कंपनीज है, लिस्टेड नहीं है यहाँ पे ध्यान रखना, पब्लिक पब्लिक ध्यान रखना, ये चीज हर बार यहाँ पे हर बार लिस्टेड होता है अपने एलओडीआर चैप्टर में, यहाँ पे पब्लिक है भाई, लिस्टेड नहीं है, ध्यान रखना। तुमको लिखना हो लिस्टेड को काट के कर दो, वैसे मैंने इसको पूरा बोल्ड करा है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, पब्लिक है कि मतलब पब्लिक कंपनी, चाहे एक भी लिस्टेड नहीं हो इसके अंदर, पर अगर तुम 10 पब्लिक कम्युनिटी के मेंबर हो तो तुम अब एलिजिबल नहीं हो और कमेटी के मेंबर बनने के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम 10 पब्लिक कमेटी के हो सकते हो, 5 पब्लिक कमेटी के चेयरमैन हो सकते हो, ठीक है ना।
ओनली पब्लिक, बाकी और कोई भी नहीं, मतलब प्राइवेट कंपनी हटा दो, फॉरेन कंपनी हटा दो, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी भी हटा दो, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड है पर डेट लिस्टेड कंपनी, वो डेट लिस्टेड है उसका, तो वो भी हटा दो, ठीक है ना। कमिटी ईयर ओनली मींस ऑडिट कमिटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, बाकी कमिटी चलेगी, बाकी कमिटी में तुम बनो जो बनना हो, मेंबर बनना हो, चेयरमैन बनना हो, जो बनना हो बनो, उसकी लिमिट हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। लो कंप्लायंस, पीरियोडिकली रिव्यू द कंप्लायंस रिपोर्ट ऑफ ऑल लॉज एप्लीकेबल, ठीक है। ये एक पॉइंट है, पढ़ लेना। जो भी हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी होती है ना, डेफिनेशन होती है इसके अलग से, कोर्स के अंदर नहीं है, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी जो भी होती है ना, उनको अपने डायरेक्टर और ऑफिसर का, उसको बोलते हैं डी एंड ओ इंश्योरेंस। डी एंड ओ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, अभी तक तो एग्जाम में आया नहीं, नया नया ही है। डी एंड ओ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डायरेक्टर एंड ऑफिसर इंश्योरेंस लेना पड़ेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, ठीक है ना। वो देखना। मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी से के अंदर तुम पढ़ चुके हो, फर्स्ट मीटिंग है विद इन 30 डेज हो जानी चाहिए, सब्सिक्वेंट मीटिंग है 4 मीटिंग होनी चाहिए, मैक्सिमम के 120 डेज का होना चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी के अंदर एक मीटिंग होनी चाहिए एवरी मंथ, एवरी 6 मंथ कैलेंडर ईयर, कैलेंडर मंथ, ठीक है ना। ये तो पढ़ लो, पढ़ सकते हो। ये इसका अच्छा पॉइंट है, ये भी कोड, कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब बोर्ड जो होती है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाली बोर्ड, वो बोर्ड एक कोड ऑफ कंडक्ट, जो एथिक्स वगैरह होते हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होती, वो कोड ऑफ कंडक्ट एक बनाएगी, वो एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगी सारे बोर्ड मेंबर और सीनियर मैनेजमेंट के लिए बनाएगी वो, कि आपको बोर्ड मेंबर और सीनियर मैनेजमेंट को क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, कि ये काम करने हैं, ये अनएथिकल काम है, ये नहीं करने हैं, और उनको जो भी हर एनुअल बेसिस पे जितने भी सीनियर मैनेजमेंट और बोर्ड के बंदे हैं ना, उनको एनुअल बेसिस पे कंफर्म करना पड़ेगा, अफर्म करनी पड़ेगी कंप्लायंसेस, मतलब अफर्म मतलब कंफर्म करना पड़ेगा एनुअल बेसिस पे कि हाँ भाई हमने ये कंप्लायंस करी है, हाँ भाई हमने कंप्लायंस करी है, सीनियर मैनेजमेंट बोर्ड मेंबर हर साल कंफर्म करेंगे, हाँ कंफर्म करेंगे कि हमने कंप्लायंस करी है, लिख के देंगे कि हमने कंप्लाई कर रहे हैं आपका कोड ऑफ कंडक्ट। और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है वो एनुअल रिपोर्ट में भी डालो आपका, और वेबसाइट पे भी डालो, कोड ऑफ कंडक्ट एनुअल रिपोर्ट और वेबसाइट पे भी डालो, एनुअल बेसिस पे कंफर्म, एनुअल बेसिस पे कंफर्म होगा। और किस किस के लिए होता है, बोर्ड मेंबर और सीनियर मैनेजमेंट के लिए। और उसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट में लिखी हुई होती है ड्यूटीज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी लिखी हुई होती है। सीनियर मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, कोर मैनेजमेंट के बंदे अदर देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अलावा जो भी बंदे, मैनेजमेंट ऑफ इट्स कोर मैनेजमेंट एक्सक्लूडिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वन लेवल बिलो सीईओ एमडी डब्ल्यूडी मैनेजर, एक वन लेवल बिलो इनके जो भी होते हैं वो सब खिलाएंगे सीनियर मैनेजमेंट, और इंक्लूड होता है सीएस सीएफओ, ये भी सीनियर मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है ना। ऑडिटर को क्या चेक करना है कि हाँ ईयरली अफर्म करा है, कंप्लायंस करिए नहीं करिए, वेबसाइट और एनुअल रिपोर्ट के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट दिया है नहीं दिया, ये सारी चीजें। यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम हर साल कंफर्म नहीं करा, उन्होंने बोला था कि नहीं कंफर्म नहीं कर रहे, पिछले साल जैसा ही है हम कंफर्म नहीं कर रहे, जो पिछले साल था वैसा का वैसा ही है, उन्होंने ऐसा बोल दिया कि सीनियर मैनेजमेंट कंफर्म करने से मना कर दिया, जो पिछले साल था सेम होगा वो स्टेटस है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो गलत है भाई, ये वैलिड नहीं है, आपको हर बार हर साल कंफर्म करना पड़ेगा। विजिल मैकेनिज्म तुम जानते हो, विसल ब्लोअर पॉलिसी जो होती है डायरेक्टर और एम्प्लॉइज के लिए, टू रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न, डायरेक्टर और एम्प्लॉय के लिए टू रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न, to provide a safeguard against victimization of director or officer or employee, to provide a safeguard, ये क्या होता है, डायरेक्टर और एम्प्लॉय के लिए होता है। विजिल मैकेनिज्म क्या होता है अपना, 2 सेकेंड। विजिल मैकेनिज्म होता है डायरेक्टर और एम्प्लॉयज के लिए टू प्रोवाइड टू प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेफगार्ड करने के लिए, कभी भी उनको कुछ गलत लग रहा है कि कंपनी के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो विसल ब्लो कर सकते हैं, वो सारी चीजें हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं विसल ब्लो के अंदर। टू प्रोवाइड डायरेक्टर और एम्प्लॉय को जेन्युइन कंसर्न होते हैं वो रिपोर्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न ऑफ डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय एंड प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन, एंड प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन। डायरेक्ट एक्सेस देता है वो चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी के पास, कुछ स्पेशल केसेस के अंदर डायरेक्ट एक्सेस टू द चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी अगेंस्ट सम स्पेशल केसेस, एक्सेप्शनल केसेस। और ये जो होता है ना, ये जितना भी विजिल मैकेनिज्म वाला पूरा डिस्क्लोजर है, विजिल मैकेनिज्म हमारी कंपनी में है, ये विजिल मैकेनिज्म इस बार विसल ब्लो हुई है, रिपोर्ट हुई है, वो सारा वेबसाइट और बोर्ड रिपोर्ट पे शो करना होगा, वेबसाइट और बोर्ड रिपोर्ट पे शो करना पड़ेगा। अब एक कंपनी थी उसने इंट्रानेट पे शो करा है, तो ये गलत है, वेबसाइट और बोर्ड रिपोर्ट पे शो करना पड़ेगा। इंट्रानेट एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, कोई टेक्निकल टर्म है आईटी रिलेटेड, ये होता है कुछ प्राइवेट वेब सर्वर, कंपनी का कोई प्राइवेट वेब सर्वर होता है, प्राइवेट तो मतलब पब्लिकली एक्सेस नहीं है वो इंट्रानेट, तो गलत है, वहां पे आपको नहीं देना है, आपको देना है आपको वेबसाइट और बोर्ड रिपोर्ट पे आपको ये इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। सब्सिडियरी ऑफ लिस्टेड कंपनी, सब्सिडियरी ऑफ लिस्टेड कंपनी पे क्या क्या कंप्लायंस होती है लिस्टेड कंपनी में। अब देखो सबसे पहले तो मटेरियल कंपनी, चलो पहले अपन शुरू करते हैं। अनलिस्टेड मटेरियल कंपनी, कोई भी मटेरियल सब्सिडी जो अनलिस्टेड है, तो जो भी मटेरियल सब्सिडी है वो जो अनलिस्टेड है उसका एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो अपनी कंपनी का है, अपनी कंपनी का मतलब जो मेन कंपनी है, हेड कंपनी,
पेरेंट कंपनी, अपनी पेरेंट कंपनी का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी के अंदर एक डायरेक्टर बनाएंगे अपन, कि हमारा जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो आपकी मतलब अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी है उसमें एक डायरेक्टर बनाएंगे। ये कंप्लायंस पूरी करनी है कि अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडी में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए पेरेंट का, ठीक है। उसके बाद अब मटेरियल सब्सिडी मतलब क्या होता है? मटेरियल सब्सिडी मतलब जनरली पता है तुमको क्या होता है? जनरली होता है जिसका 10% कॉन्सोलिडेट, जितना भी होता है ना कॉन्सोलिडेट इनकम या फिर नेटवर्थ का, कॉन्सोलिडेट इनकम या फिर नेटवर्थ का 10% से ज्यादा नेटवर्थ और या फिर इनकम है उस सब्सिडरी की, ठीक है ना, समझ गए होंगे तुम। ये अभी अभी चलो एक बार 10% का समझो इसको, एक बार 10% लेना, इनकम और नेटवर्थ इज ग्रेटर देन उस सब्सिडरी की इनकम और नेटवर्थ इज ग्रेटर देन 10% ऑफ कंसोलिडेट इनकम और नेटवर्थ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर वाला, ठीक है ना। तो ऐसा है तो आप मटेरियल सब्सिडी कहलाओगे। पर जो ये वाला प्रोविजन है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा उस कंपनी में, उस केस के अंदर मटेरियल की डेफिनेशन को 10% हटा के 20% कर दिया है, कि जिस जिस कंपनी में 20% होगा, जिस सब्सिडी के अंदर 20% होगा, जिस अनलिस्टेड सब्सिडी के अंदर 20% इनकम या फिर नेटवर्थ होगी टोटल कॉन्सो की, उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है पेरेंट का। बाकी जनरली मटेरियल की डेफिनेशन देखोगे ना अदर रेगुलेशन के अंदर, तो बाकी 10% वाला है, ठीक है। तो ये इसको क्लियर रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना। तो ये थी अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडी, अनलिस्टेड मटेरियल कंपनी सब्सिडी में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है पेरेंट का। अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी हो गई। अब हो गई अनलिस्टेड सब्सिडरी। अनलिस्टेड सब्सिडरी के अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन होगा, तो वो अपनी जो पेरेंट कंपनी है लिस्टेड, जो कंपनी मेन लिस्टेड कंपनी, उसको इंटीमेट करना पड़ेगा, उसको अवेयर करना पड़ेगा कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन क्या कहलाएगा? जो भी ट्रांजेक्शन 10% ऑफ एक्सपेंस रिवेन्यू असेट लाइबिलिटी अफेक्ट कर रहा हो, 10% ऑफ एक्सपेंस रिवेन्यू असेट लाइबिलिटी अफेक्ट कर रहा हो, वो कहलाएगा अपना सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। और जो भी अनलिस्टेड सब्सिडरी ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखे, अनलिस्टेड सब्सिडरी में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, वो ऑडिट कमेटी ऑफ लिस्टेड कंपनी जो उसके पिताजी है, वो उसके सारे इन्वेस्टमेंट भी रिव्यू करेंगे कि मेरे बच्चे ने मतलब मेरे अनलिस्टेड सब्सिडरी ने कहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखे, वो भी रिव्यू करेंगे। तो ऊपर ही ऊपर अपने सबसे पहले क्या पढ़ा? अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडी में एक डायरेक्टर होना चाहिए। फिर अपन यहाँ पे पढ़ रहे अनलिस्टेड सब्सिडरी में जो भी इस बंदे ने इन्वेस्टमेंट कर रखे वो रिव्यू करूंगा, कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हुए मतलब 10% वाले वो रिव्यू करूंगा। फिर मटेरियल सब्सिडी, अपने पहले अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडी, फिर अनलिस्टेड सब्सिडी, अब मटेरियल सब्सिडी के अंदर आप कोई भी शेयर डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हो, मटेरियल सब्सिडरी के शेयर डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हो जिससे आपके लेस देन और इक्वल टू 50% पहुंच जाए आपके शेयर में, या फिर आप अपना कंट्रोल लूज कर दो, ऐसा नहीं कर सकते हो विदाउट पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन आप नहीं कर सकते हो। हालांकि आप ये सब कर सकते हो अगर या तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया, या फिर किसी कोर्ट ट्रिब्यूनल वगैरह ने, या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कोर्ट जो होता है ना आईबीसी, या फिर कोई अरेंजमेंट हुआ उसने बोला हो कि आपको डिस्पोज ऑफ करना है, सब करना है, तो करना ही पड़ेगा, फिर तो एसआर के बिना भी करना पड़ेगा। या फिर मटेरियल सब्सिडी के यहाँ पे तो क्या था, अपने शेयर्स डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, सेम अपन असेट को भी डिस्पोज नहीं कर सकते, लीज पे नहीं दे सकते अपन, ग्रेटर देन 20% ऑफ असेट्स अपन नहीं दे सकते मटेरियल सब्सिडी के स्पेशल रिजोल्यूशन पास करे बिना। बट एक्सेप्शन इज सेम एज दिस, कोर्ट ट्रिब्यूनल वगैरह ने रिजोल्यूशन प्लेन बनाया कोई आईबीसी वगैरह का वो वाला, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या पढ़ा था? अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला रखना पड़ेगा, उसके अंदर 20% उसके अंदर लिमिट दे रखी है, बाकी मटेरियल सब्सिडी की 10% लिमिट होती है। उसके बाद अपने पढ़ा अनलिस्टेड सब्सिडी के अंदर पढ़ा कि सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन उसको बताने पड़ेंगे, और उसने जितने भी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं वो इन्वेस्टमेंट वो बड़ी वाली कंपनी रिव्यू करेगी। सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन मतलब 10% ऑफ असेट लायबिलिटी रेवेन्यू एक्सपेंसेस कुछ भी। मटेरियल सब्सिडी के अंदर 50% से कम, 50% या 50% से कम अपन ऐसा शेयर डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते कि 50% या 50% से कम पे पहुंच जाए अपन। सेम असेट डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते अपन, लीज पे नहीं दे सकते 20% या 20% से ज्यादा, ठीक है। और जो भी मटेरियल सब्सिडरी क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है कंपनी की, वो एनुअल रिपोर्ट में उनको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन सेम है, तुमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये मटेरियल है नहीं है, 10% 20% निकाल के ये सब दे रखे, यहाँ पे कंपोनेंट की इनकम नेटवर्थ क्या है, तो टोटल कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल तुम करोगे तो बचपन में जो करते थे वो परसेंट वगैरह निकल जाएंगे, उससे तुम चेक कर सकते हो। सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होती है? सेक्रेटरियल ऑडिट होती है लिस्टेड कंपनी की एज वेल एज मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी। देखो लिस्टेड की तो सबकी होगी प्लस मटेरियल अनलिस्टेड है तो भी होगी अगर वो मटेरियल सब्सिडरी है लिस्टेड कंपनी की, बाय कंपनी इन सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस करेगा, और विद इन 60 डेज स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्ट सबमिट करेगा, विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके 60 दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर अंदर वो रिपोर्ट सबमिट करेगा कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को। एनआरसी क्या होता है?
नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन कमेटी, एनआरसी, वापस कमेटी आ गई, पहले अपन ऑडिट कमेटी पढ़ चुके हैं ना, ऑडिट कमेटी पढ़ चुके हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपोजिशन पढ़ चुके हैं, एलओडीआर के हिसाब से पढ़ चुके हैं, कंपनी के हिसाब से भी पढ़ चुके हैं, अब अपन आ गया नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी एज पर एलओडीआर से भी, मतलब ठीक है। तो इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कंस्टिट्यूट एटलीस्ट 3 डायरेक्टर। अब तुम अगर ऑडिट कमेटी याद करो तो ऑडिट कमेटी में भी मिनिमम तीन ही होने थे, ठीक है। वहां पे अगर तुम याद करो, ऑडिट कमेटी के हिसाब से कंपेयर करा रहा हूं मैं तुमको, ऑडिट कमेटी का अगर तुम कंपेयर करो तो वहां पे भी एटलीस्ट 3 थे, सही बात है, 3 डायरेक्टर होने चाहिए। अब वहां पे तुम्हारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे थे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2/3 होने चाहिए एटलीस्ट, या फिर अगर एसआर शेयर है, एसआर वाले, तो ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ये पढ़ा था अपने वहां पे, याद करो, लिखते रहना तुम बाजू में मेरे साथ साथ ये चीजें, ऐसे याद होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहे नॉर्मल हो, ये अमेंडमेंट है भाई इस बार की आरटीपी का, ध्यान रखना, चाहे नॉर्मल कंपनी हो या फिर एसआर लिस्टेड हो, या तो नॉर्मल शेयर लिस्टेड हो या एसआर लिस्टेड हो, दोनों केस के अंदर 2/3 ऑफ द कमिटी, 2/3 ऑफ द कमिटी, 2/3 ऑफ द डायरेक्टर, सॉरी 2/3 ऑफ द डायरेक्टर आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए, 2/3 ऑफ द डायरेक्टर आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए, 2/3 ऑफ द कमिटी इंडिपेंडेंट, 2/3 ऑफ द कमिटी, ठीक है। तो ये 2/3, और यहाँ पे अपने पढ़ाई था या तो 2/3 या फिर एसआर, तो सारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। चेयरपर्सन वहां पे मैंने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए, ऑडिट कमेटी में पढ़ा था चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे बोला कि चेयरपर्सन जो है ना एनआरसी का, एनआरसी कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा वो कोई भी हो सकता है अदर देन चेयरपर्सन ऑफ कंपनी। जो कंपनी का चेयरपर्सन है ना, वो एनआरसी का चेयरपर्सन नहीं हो सकता। जो कंपनी का चेयरपर्सन है वो एनआरसी का मेंबर तो हो सकता है, कंपनी का चेयरपर्सन जो है ना वो एनआरसी कमेटी का मेंबर तो हो सकता है, पर एनआरसी कमेटी का चेयरमैन नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज ध्यान रख लेना, काम की चीज है। कोरम क्या होगा, 2 मेंबर और 1/3 ऑफ द कमेटी, 2 मेंबर और 1/3 ऑफ द कमेटी, सेम था ऑडिट कमेटी के अंदर भी, तो यही था 2 और 1/3, 2 और 1/3 ही तो था वहां पे भी, ऑडिट कमेटी में भी यही था। एटलीस्ट वन शेल बी इंडिपेंडेंट, एटलीस्ट वन शेल बी इंडिपेंडेंट, वहां पे कितना था, 2 शेल बी इंडिपेंडेंट, वहां पे 2 इंडिपेंडेंट होने चाहिए ऑडिट कमेटी के हिसाब से। यहाँ पे मीटिंग कितनी, एनआर शेल मीट एटलीस्ट 1 से ईयर, वहां पे कितना था 4 टाइम्स ए ईयर, 120 डेज का गैप होना चाहिए, वो वाले पॉइंट डाल देना यहाँ पे, तुम लिखते रहना यहाँ पे पास पास, तुम्हारे याद होगा, जैसे तुम पढ़ोगे ना तो रिवीजन में दिमाग में फटाफट खुलता रहेगा। अभी तो मैं रिवाइज करा रहा हूँ, तुम वापस से खुद भी पढ़ोगे, तुम्हारा इजी रहेगा, ठीक है। चलो, रोल क्या होता है इंडिपेंडेंट एनआरसी कमेटी का, देखो रोल इसका यही है, बहुत नॉर्मल देखते हैं, अगर एक एक चीज अंदर से भी नहीं घुसे अपन, बहुत ऊपर से भी पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा इसको। इसका रोल होता है डायरेक्टर हो, ऑडिटर हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, ऑडिटर हटो सॉरी, डायरेक्टर हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, उनको ढूंढना कि कौन सा डायरेक्टर हमारी कंपनी के लिए फिक्स रहेगा, उसकी इंडिपेंडेंट है नहीं है वो इवेल्युएट करना, क्राइटेरिया बना लेते हैं कि ये हमारी कंपनी के लिए फिट तो है ना, इंडिपेंडेंट तो है ना, उस क्राइटेरिया को इवेल्युएट करना, उसको कितना, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है उस डायरेक्टर की वो इवेल्युएट करना, उसको कितना पैसा देना चाहिए वो इवेल्युएट करना, इस डायरेक्टर को और आगे कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो कंटिन्यू करना। बहुत नॉर्मल बेसिक चीज थी, डायरेक्टर के रिलेटेड ही सब कुछ वही चीज है। डायरेक्टर की स्किल नॉलेज एक्सपीरियंस क्या है, डायरेक्टर के क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन है, उस क्राइटेरिया को इवेल्युएट करना, पर्सन देखना कि कौन कौन से क्वालिफाइड है अपनी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए, और उसको डायरेक्टर को और एक्सटेंड या कंटिन्यू करना है क्या, और उसकी रिम्यूनरेशन क्या होनी चाहिए, सारी चीजें। चेयरमैन प्रेजेंट होना चाहिए एजीएम में टू आंसर द शेयर होल्डर क्वेरीज, जो मैंने तुमको पहले भी बोला था। देन स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी क्या होती है, कोई भी कमेटी है, बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, बहुत सारे डिवेंचर होल्डर होते हैं, तो अब कंपनी एक कमेटी अलग से सेटअप कर देती है कि ये कमेटी जितने भी शेयर होल्डर के ग्रीवियंसेस होंगे, स्टेक होल्डर के ग्रीवियंसेस होंगे, डिपॉजिट होल्डर, डिबेंचर होल्डर, इनके जो भी ग्रीवियंसेस होगी, शेयर्स इशू करना है, इसको डिविडेंड नहीं मिला है, वो नहीं मिला है, कोई भी ग्रीवियंसेस है, तो ये स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी मेंटेन करेगी, ठीक है। So it look into the interest of shareholder, debenture holder and other security holder. चेयरपर्सन इसका कंपल्सरीली एनईडी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, ये पहला बार आया है कि चेयरपर्सन कंपल्सरी एनईडी होना चाहिए। एनआरसी था उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा था, एनआरसी के अंदर बोला था बस जो कंपनी का चेयरपर्सन होता है वो कंपनी का चेयरपर्सन, इसका चेयरपर्सन नहीं हो सकता। और जो ऑडिट कमेटी थी, ऑडिट कमेटी के अंदर बोला है कि चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लिखते रहो, ये चीजें काम आएगी भाई, यही चीजें काम आएगी। एटलीस्ट 3 डायरेक्टर, सेम, इसका भी सेम था, इसका भी सेम था। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अभी अपन ऊपर पढ़ा था, बाकियों का तो बार बार काम तुमको बताऊं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसके अंदर बोला है कि एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और अगर एसआर इक्विटी, एसआर लिस्टेड शेयर है, एसआर लिस्टेड शेयर है तो 2/3 होना चाहिए डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट 2/3 होना चाहिए। मीटिंग एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, मीटिंग एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। ये सारे पॉइंट काम के, ध्यान रखना ना, ये एमसीक्यू केस वगैरह में पूछ लेते हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा अभी यहाँ पे, जनरली एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, जनरली एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। बाकी के अपन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहाँ पे पढ़ चुके थे, इसलिए मैं तुमको वापस नहीं करा रहा हूँ। वही चीजें सेम यहाँ पे 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए,
ऑडिट कमेटी के मैं तुमको पढ़ा चुका हूँ, वही सब चीजें हैं, ठीक है। और अगर एसआर लिस्टेड शेयर है तो 2/3 होना चाहिए। मीटिंग कब होगी? एटलीस्ट वंस ए ईयर, एटलीस्ट वंस ए ईयर। एनआरसी की लिमिट भी, एनआरसी की मीटिंग भी वंस ए ईयर होती है, पर ऑडिट कमेटी की 4 टाइम्स ए ईयर होती है। याद रखना भाई, बहुत सारे काम कीजिए, बहुत सारे कंफ्यूजिंग है मैं समझ रहा हूँ, बट ये याद करना पड़ेगा, एग्जाम में आता है। रोल क्या होता है? वही रोल है इसका नॉर्मल जो मैंने बोला था, ग्रीवियंस से सॉल्व करना इस सिक्योरिटी होल्डर की, कभी भी नॉन रिसिप्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, शेयर ट्रांसफर नहीं हुए हैं, डिविडेंड नहीं मिला है, ऐसा कुछ भी, या और ये मेजर करेगा कि वोटिंग राइट एक्सरसाइज तो कर पा रहा है ना, हर शेयर होल्डर एक्सरसाइज तो कर पा रहा है ना उसका वोटिंग राइट। अधरेंस टू द स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड बना रखे, अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड बना रखे, वो स्टैंडर्ड फॉलो तो हो रहे हैं ना, हम कंप्लाई तो कर पा रहे हैं ना वो स्टैंडर्ड। रिड्यूसिंग द क्वांटम ऑफ अनक्लेम डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड की क्वांटिटी कम कर सके, ऐसा कि सब लोगों को डिविडेंड पहुंच सके, ऐसा वाला। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट है यार ये चैप्टर, तो क्या करूं मैं। एप्लीकेबल टू टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी, एप्लीकेबल टू टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एज एट द एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पे जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन था उस हिसाब से जो भी टॉप 1000 एंटिटी निकल रही है उस पे एप्लीकेबल होगा, या फिर हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज की डेफिनेशन देखिए जो कोर्स में नहीं है, मैंने पहले बोला था। हाई वैल्यू डेट, इन दोनों पे किस क्या एप्लीकेबल होगा? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी इन दोनों पे एप्लीकेबल होगी, टॉप 1000 या फिर टॉप हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी। अब रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ओवरव्यू तुमको बताऊं तो क्या काम होता है? रिस्क को मैनेज करने का, जो भी इंटरनल रिस्क होती है कंपनी की या फिर एक्सटर्नल रिस्क होती है, पहले प्रेडिक्ट कर लेती है जूस वाली कंपनी, मतलब रिस्क को मैनेज करना। लॉ एंड रेगुलेशन बदलने वाले, गवर्नमेंट चेंज होने वाली, तो कंपनी कोई लॉ एंड रेगुलेशन बदल रही है कोई गवर्नमेंट, तो कोई कंपनी को इससे हार्म है क्या, आगे फ्यूचर की रिस्क प्रेडिक्ट करना, या हर तरह की रिस्क को वो कंपनी मिटिगेट करे, इससे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। रिस्क मैनेजमेंट अपने एक सब्जेक्ट भी है, उसके अंदर भी ये टॉपिक है वैसे, ठीक है ना। तो हाई वैल्यू लिस्टेड एंटिटी पे टॉप 1000 एंटिटी पे लगता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कंस्टिट्यूट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। कौन बनाएगा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाएगा। उसके मेंबर क्या होंगे? जो वो नीचे है क्या? नहीं है रहा। मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ मेंबरशिप, मेजोरिटी जो भी मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर है, मेजोरिटी मेंबर वही होंगे। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर है ना, मेजोरिटी मेंबर वही होंगे इसके, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर है, उनको कंपनी के बारे में असलियत पता है, उनको कंपनी की असलियत पता है, तो जितने जान पहचान रहेंगे कंपनी से उतनी अच्छी रिस्क को मिटिगेट कर पाएंगे वो लोग। और मिनिमम 3 मेंबर रहने चाहिए, मिनिमम 3 मेंबर रहने चाहिए, और जो भी मेंबर है मैक्सिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ही होने चाहिए, मेजोरिटी ऑफ बीइंग मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मिनिमम 3 मेंबर होना चाहिए। एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर एसआर लिस्टेड है तो 2/3 इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एसआर लिस्टेड है तो 2/3 इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो क्या होगा? 3 डायरेक्टर होना चाहिए, मिनिमम 3 मेंबर, पहले हर हर कमेटी में लगभग 3 ही आ रहा है अपना, 3 मेंबर होना चाहिए। एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एसआर है तो 2/3 होना चाहिए। स्टेक होल्डर कमेटी के अंदर भी यही था, सेम पॉइंट, स्टेक होल्डर के अंदर भी यही था कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, और एसआर है तो 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, और मेजोरिटी मेंबर होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, मेजोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर है वही होने चाहिए थे, ठीक है। चेयरपर्सन कौन होगा? मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो मेंबर है वही कोई चेयरपर्सन होगा, बाहर का नहीं हो सकता कोई चेयरपर्सन इस कमेटी में। मीटिंग ट्वाइस ए ईयर, 180 डेज का गैप, ट्वाइस ए ईयर 180 डेज का गैप, ट्वाइस ए ईयर 180 डेज का गैप। अब मीटिंग में तुम अगर देखो, जो स्टेक होल्डर कमेटी थी, स्टेक होल्डर और एनआरसी थी, उनकी मीटिंग कब होनी चाहिए? एटलीस्ट वंस ए ईयर। और जो ऑडिट कमेटी थी, ऑडिट कमेटी का 4 टाइम्स ए ईयर 120 डेज का गैप, 4 टाइम्स ए ईयर 120 डेज का गैप। यहाँ पे क्या है? ट्वाइस ए ईयर, एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर और 180 डेज का गैप, मैक्सिमम 180 डेज का गैप ऑफ कोर्स। सो ट्वाइस ए ईयर और मैक्सिमम 180 डेज का गैप, ये इसे इंटरलिंकिंग करते जाना भाई, ये रहेगा तुमको बाद में ध्यान रहेगा, वरना घूम जाओगे एंड तक आते आते तो, ठीक है। quorum 2 मेंबर और 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ कमेटी, 2 मेंबर और 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ कमेटी, सेम है, ठीक है। एटलीस्ट 1 मेंबर बोर्ड का होना ही होना चाहिए उस वक्त प्रेजेंट। बाकी अपन जगह क्या पढ़ते हैं कि एटलीस्ट 1 मेंबर होना चाहिए, या फिर 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। एनआरसी के अंदर बोला था कि मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ऑडिट कमेटी में बोला था एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, पर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं, कम से कम एक मेंबर ऑफ बोर्ड का मेंबर एक होना चाहिए, कम से कम एक बोर्ड का मेंबर होना चाहिए, चाहे इंडिपेंडेंट हो या नहीं हो, ठीक है। तो हायर और बिलो 2 और 1/3, 2 और 1/3, 2 और 1/3 विच एवर इज हायर। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रिस्क्राइब करेगा इनकी की रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की बोर्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। बाकी क्या होगी इनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फॉर्मुलेट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाएंगे और रिस्क मैनेज करने की पॉलिसी बनाएंगे, इंटरनल एक्सटर्नल रिस्क को मैनेज करना, साइबर सिक्योरिटी रिस्क को मैनेज करना, इन सब रिस्क को मैनेज करना, और उनका जितना भी सिस्टम एंड प्रोसेस इंटरनल कंट्रोल है उसको इवेल्युएट करना, रिस्क मिटिगेट कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो सिस्टम। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, अगर कभी भी कुछ अर्थक्वेक आ जाए या कुछ भी ऐसा प्लान आ जाए तो बिजनेस कंटिन्यूटी कैसे करनी है अपन को, वो सब।
अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी प्रोसेस एंड सिस्टम प्लेस में तो है ना, मेथोडोलॉजी प्रोसेस एंड सिस्टम प्लेस में तो है ना, रिस्क को इवेल्युएट करने के लिए और मैनेज करने के लिए। मॉनिटर एंड ओवरसी इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, ओवरसी करना मतलब ओवरसी करेगी कि रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी सब कुछ सही तो है ना, अप्रोप्रिएट तो है ना। और रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, एटलीस्ट वंस इन 2 ईयर, एटलीस्ट वंस इन 2 ईयर रिव्यू करना कि रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बदलने की जरूरत है क्या, कब से चली आ रही है सेम की सेम रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। टू कीप द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्फॉर्म, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन्फॉर्म करना रिगार्डिंग जितने भी नेचर एंड डिस्कशन ऑफ रिकमेंडेशन है, एक्शन जो जो भी उन्होंने लिए हैं रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ने। अपॉइंटमेंट रिमूवल टर्म ऑफ रिम्यूनरेशन सीईओ सीआरओ से, चीफ रिस्क ऑफिसर होता है, जैसे सीईओ सीएफओ होते हैं वैसे चीफ रिस्क ऑफिसर होता है, उसका अपॉइंटमेंट रिमूवल वगैरह करना रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का काम होता है। चलो ठीक है, हटाओ उसको। स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन वेरिएशन, जब मैंने तुमको बताया था कि डेविएशन वाला क्वार्टरली बेसिस पे भी जाता है, एनुअल बेसिस पे भी जाता है, वही चीज है, ये हटाओ। इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को इन्फॉर्मेशन देना। एनुअल रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट शेयर होल्डर को देनी होती है, कैसे देनी होती है ये देखो, हाउ शेयर होल्डर कैसे देनी होती है, हाउ जिन जिनका ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड है कंपनी के पास या फिर डिपॉजिटरी के पास, उनको सॉफ्ट कॉपी भेज दो। जिन जिनका ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड नहीं उनको हार्ड कॉपी भेज दो, या फिर किसी ने स्पेसिफिक डिमांड करी है हार्ड कॉपी की तो उसको हार्ड कॉपी भेज दो। टाइम लिमिट विद इन 20 डेज फ्रॉम द एजीएम, विद इन 20 डेज फ्रॉम द एजीएम, शायद कंपनीज एक्ट के अंदर भी यही दे रखा है जितना मुझे अभी आइडिया है, कंपनीज एक्ट के अंदर भी शायद यही दे रखा है। 21 डेज फ्रॉम द एजीएम से आपको फिर ये भेजनी पड़ेगी एनुअल रिपोर्टोग्राम। अब एक और चीज आपको डिस्क्लोज देनी पड़ेगी एनुअल रिपोर्टोग्राम में, और इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर में, शेयर होल्डर को क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है उसके अंदर एक और चीज देनी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट जो भी करा है, तो आपने कोई भी नया डायरेक्टर अपॉइंट करा है या फिर पुराना डायरेक्टर को रीअपॉइंट करा है, तो उसका ब्रीफ रिज्यूम क्या है, उसकी क्या एक्सपर्टाइज है, कंपनी के साथ कोई रिलेशनशिप है क्या उसकी, किस किस लिस्टेड कंपनी से उसका रिलेशन है, डायरेक्टर है, उन लिस्टेड कंपनी के नाम वगैरह, ये सारी चीजें। रिज्यूम ऑफ डायरेक्टर, एक्सपर्टाइज, रिलेशनशिप, लिस्टेड एंटिटी इन विच पर्सन होल्ड द डायरेक्टरशिप, शेयर होल्डर ऑफ एनईडी, ये सारी चीजें अपन को दिखानी पड़ेगी। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन और ट्रांसपोजिशन ऑफ सिक्योरिटीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपलसरी है कि जो भी ट्रांसफर सिक्योरिटीज है, लिस्टेड कंपनी में सिक्योरिटीज का कितना जोल जमेला होता है, कितनी ज्यादा सिक्योरिटीज इशू होती है। कभी एनएससी बीएससी भी पढ़ा होगा, एनएससी बीएससी भी तुम ट्रेडिंग भी करते होंगे, कभी एक बंदा रोज लाखों करोड़ों लोग एक सिक्योरिटी कभी दूसरे को बेच रहे हैं, कभी दूसरा तीसरे को बेच रहा है, कभी चौथा पांचवे को बेच रहा है, तो ये सारे जो शेयर होल्डर का रजिस्टर होता है, मेंबर होता है, ट्रांसफर करनी सिक्योरिटी उसके नाम पे, डिविडेंड किसको मिलेगा क्या करेगा, तो कौन देखेगा। नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज कोई किसी को तो उसको देना पड़ेगा ना, मतलब डेलीगेट तो करनी पड़ेगी ना ये पावर वगैरह सब कुछ। तो अब ये पावर कंपलसरी है, क्या है, मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरीली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये पावर डेलीगेट करनी पड़ेगी। कोई कमिटी बनाओ, उस कमिटी को डेलीगेट करो, या फिर कंप्लायंस ऑफिसर, जनरली ये सीएससी होता है कंप्लायंस ऑफिसर, या तो कंप्लायंस ऑफिसर को, या फिर रजिस्ट्रार को, या फिर शेयर ट्रांसफर एजेंट को, ये पावर डेलीगेट करो, वरना आप इन कामों में उलझ गए तो बाकी काम नहीं कर पाओगे। कमिटी को, शेयर ट्रांसफर एजेंट को, कंप्लायंस ऑफिसर को, या फिर रजिस्ट्रार को, इन चारों में से किसी को भी। सीसीआरएस कमिटी, कंप्लायंस ऑफिसर, रजिस्ट्रार, शेयर ट्रांसफर एजेंट, सीसीआरएस कमिटी, कंप्लायंस ऑफिसर, रजिस्ट्रार, शेयर ट्रांसफर एजेंट, 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 चार में से एक को ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। However, the board of directors shall attend the formalities pertaining to transfer at least once in a fortnight. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वंस इन ए फोर्टनाइट एक तरह से रिव्यू करना पड़ेगा कि जितनी भी ट्रांसफर की फॉर्मेलिटीज वगैरह है, कोई पेंडिंग तो नहीं चल रही ना, सब काम सही ढंग से चल रहा है ना। वंस इन ए फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब वंस इन ए 2 वीक, 2 वीक मतलब होता है फोर्टनाइट, सो 14 दिन जनरली बोल सकते हैं, या फिर 2 वीक बोलो आप। वंस इन ए फोर्टनाइट आपको रिव्यू करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिव्यू करना पड़ेगा, कोई भी ऐसी पेंडेंसी वगैरह तो नहीं चल रही है ना, सारे शेयर वगैरह ट्रांसफर हो चुके हैं, सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह हो चुकी है ना। और ये जो भी डेलीगेट करिए जिस भी बंदे को, उस बंदे को हर मीटिंग के अंदर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि हमारे इतनी इतनी शेयर्स वगैरह थे, इतने इतने हमने काम करा है, ये काम करा है, इतने दिनों की सिक्योरिटी उधर से उधर ट्रांसफर करिए, ये हर मीटिंग के अंदर उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। चलो नीचे चलते हैं अपन। वंस इन अ फोर्टनाइट मीटिंग हो गया अपना, डिस्क्लोजर मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, डिस्क्लोजर मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस। मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस जो एक एनुअल रिपोर्ट के अंदर होता है ना, एनुअल रिपोर्ट के अंदर एक कॉलम होता है इसका एक अलग से, उसमें आपको ये चीजें बतानी पड़ती है मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस की, इन चीजों के बारे में आपको लिखना पड़ता है, मैनेजमेंट को मतलब लिखना पड़ता है कि क्या इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट है, क्या क्या रिस्क है, ये चीजें। तो मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस के अंदर क्या क्या कंटेंट होने चाहिए वो देखते हैं अपन। सो इसका एक नॉर्मल ट्रिक देखते हैं अपन। सबसे पहले मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा, सोचो नॉर्मल मैनेजमेंट सोचेगा, मैनेजमेंट लिखेगा वहाँ पे
इंडस्ट्री कैसी है, इंडस्ट्री कैसी है, फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट कैसा है, मतलब फ्यूचर का आउटलुक देखेगा ना वो, मैनेजमेंट देखेगा इंडस्ट्री कैसी है, मैनेजमेंट का फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट कैसे है, आउटलुक देखेगा कि फ्यूचर में कोई रिस्क तो नहीं है ना, अपने इंटरनल कंट्रोल खराब तो नहीं है ना, अगर रिस्क है तो अपने इंटरनल कंट्रोल खराब तो है ना, नहीं है ना, फिर वो देखेगा कि अगर इंटरनल कंट्रोल खराब नहीं है, सामने वाला मना करा इंटरनल कंट्रोल नहीं अच्छे है, रिस्क भी नहीं है, तो अपन पूछेंगे भाई फिर दिन पे दिन नेटवर्थ कैसे डाउन होती जा रही है, रेशियोज कैसे गिरते जा रहे हैं, दिन पे दिन अपने एचआर के पीपल, एचआर वाले बंदे नंबर ऑफ पीपल छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है फिर, तो अपन क्या देखेंगे, इंडस्ट्री कैसी है, फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट कैसा है, आउटलुक देखेंगे फ्यूचर का कि कोई रिस्क तो नहीं है ना, अगर रिस्क है तो अपने इंटरनल कंट्रोल तो एडिक्वेट है ना, तो बोलेंगे इंटरनल कंट्रोल एडिक्वेट नहीं है, वो नहीं है, वो साफ पता पड़ रहा है कि अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस गिरती जा रही है, एचआर वाले पीपल छोड़ते जा रहे हैं, नेटवर्क गिरता जा रहा है, रेशियो गिरते जा रहे हैं, ये सारी चीजें। सो अब यहाँ पे इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट क्या आएगा, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट क्या है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट क्या है, आउटलुक क्या है, रिस्क तो नहीं है ना कोई, दिन पे दिन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस गिरती जा रही है, ह्यूमन रिसोर्स के अपने बंदे छोड़ते जा रहे हैं, नेटवर्क गिरती जा रही है, मतलब रिटर्न ऑन नेटवर्क वगैरह, ये यहाँ पे लिखना है ऐसे, डिस्कशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मटेरियल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, नेटवर्क में क्या क्या चेंज आया है कंपेयर टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उसका एक्सप्लेनेशन दो, सिग्निफिकेंट चेंज क्या क्या है रेशियोज के अंदर, डेटा टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन, नॉर्मल रेशियो, सिग्निफिकेंट चेंजेस मतलब चेंज इन 25% और मोर ड्यूरिंग फ्रॉम द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। Okay, so we are at other disclosure. अदर डिस्क्लोजर के अंदर अब कुछ रिमेनिंग डिस्क्लोजर ही बचे हैं अपने पास, तो इवेंट और इंफॉर्मेशन में अपन को क्या डिस्क्लोजर देना है, सी इवेंट और इंफॉर्मेशन ऐसा है यहाँ पे दिया हुआ है कि अपन एक डायरेक्टर अलॉट कर देंगे, मतलब एक कोई भी केएमपी, एक या एक से ज्यादा केएमपी अलॉट कर देंगे कि जो भी कोई मटेरियल इवेंट और इंफॉर्मेशन हुआ है कंपनी के अंदर, कोई भी मटेरियल इवेंट या इंफॉर्मेशन कुछ भी ऐसा लगता है कि उस केएमपी को कि ये हमारी कंपनी के अंदर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई भी इवेंट हुआ है, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो मटेरियल है, जो शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट या किसी को भी जानना जरूरी है, तो अगर ऐसा कहीं भी शेड्यूल 3 इंडेक्स एलोडिया कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला है कि इस इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर अलग से दो, पर उसको लगता है कि नहीं यार इस इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर देना जरूरी है, ये एक मटेरियल इंफॉर्मेशन है, तो वो अपन को यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन वो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा वेबसाइट के ऊपर, और मिनिमम 5 साल तक उसको रखना पड़ेगा डिस्क्लोजर को। इवेंट और इंफॉर्मेशन विच इज इन ओपिनियन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज मटेरियल, वो मटेरियल है, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, ऑथराइज कर देंगे एक या एक से ज्यादा केएमपी को टू डिटरमाइन द मटेरियलिटी ऑफ इवेंट एंड डिस्क्लोजर एंड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, और डिस्क्लोजर स्टॉक एक्सचेंज को भी देंगे, सच डिस्क्लोजर शैल बी होस्टेड ऑन द वेबसाइट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर तक वो रखेंगे मटेरियल इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर को। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, सबसे पहले तो क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट होती है, क्वार्टरली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो कंप्लायंस है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंस जानते हो ना, जो भी अपन इतना पढ़ रहे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो अपन कंप्लाई कर रहे नहीं कर रहे, तो वो क्वार्टरली कंप्लायंस अपन को सबमिट करनी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज को विद इन 21 डे फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंप्लायंस अपन कर रहे हैं, वो हर क्वार्टर के एंड से 21 डेज के अंदर अपन को सबमिट करना है। सो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के अंदर एक पॉलिसी होगी सबसे पहले तो कि मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कौन कौन सा कहलाएगा, मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो हो रहा है अपन दोनों के बीच में, रिलेटेड पार्टी है कोई भी दो, तो रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन तो हो रहा है, तो मटेरियल कौन सा कहलाएगा, सो वो सबसे पहले पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी, और वो पॉलिसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिव्यू करेंगे एटलीस्ट वंस इन ए 3 ईयर कि मटेरियल कौन सी ट्रांजैक्शन कहलाएंगे रिलेटेड पार्टी के साथ, वो एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और वो पॉलिसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिव्यू करेगा विद इन वंस इन ए 3 ईयर, वंस इन ए 3 ईयर वो रिव्यू करेगा। अब मटेरियल अभी क्या दे रखा है, अभी दे रखा है मटेरियल मतलब कंसीडर मटेरियल इफ ट्रांजैक्शन individually or taken together with the previous transaction during a previous financial during current financial year, कि इस फाइनेंशियल ईयर में इस पार्टी के साथ जो भी रिलेटेड पार्टी है उस पार्टी के साथ पूरे साल भर में या तो इंडिविजुअली या पूरे साल भर में जो भी ट्रांजैक्शन हुए इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो या तो एग्जिट कर रहे ₹1000 करोड़ से, कोई भी ट्रांजैक्शन, लोन, बोरोइंग, सेल, परचेस, कुछ भी असेट परचेस या कुछ भी, और 10% of annual consolidated turnover or and 10% of annual consolidated turnover of a listed entity as per the last audited financial statement, तो 1000 करोड़ और 10% of annual consolidated turnover, 1000 करोड़ या फिर 10% of annual consolidated financial statement, whichever is lower, if whichever is lower यहाँ पे लगा दिया अपन ने कि या तो 1000 करोड़ या 10% of annual consolidated turnover, अगर ऐसा कुछ भी रिलेटेड पार्टी के साथ एक रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो मटेरियल मान लिया जाएगा, तो वो मटेरियल मान लिया जाएगा, और हर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के साथ, हर रिलेटेड मटेरियल पार्टी ट्रांजैक्शन या फिर उसमें सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन में जो भी ऑडिट कमेटी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, ऑडिट कमेटी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, उनसे पर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इन सब्सिक्वेंट मटेरियल मॉडिफिकेशन प्रायर अप्रूवल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन ऑडिट कमेटी, ठीक है।
अब ऑमनिमस ऑमनिमस अप्रूवल मतलब होता है कि जो भी ऑडिट कमेटी है ना, वो ओमनिमस अप्रूवल दे सकती है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए, कि वो पहले बोल देगी, ऑमनिमस अप्रूवल दे दी कि 50 लाख तक या 60 लाख के तक के ट्रांजेक्शन को ऑमनिमस अप्रूवल दे दी कि आप हर एक ट्रांजेक्शन के अलग अलग आके हमारे पास मत आओ आप ट्रांजेक्शन अप्रूव कराने। 50 लाख तक के ट्रांजेक्शन हम डायरेक्ट अप्रूव कर रहे हैं आपके इस रिलेटेड पार्टी के साथ, मतलब एक्स वाई जी रिलेटेड पार्टी के साथ हम 50 लाख तक के ट्रांजेक्शन डायरेक्ट अप्रूव कर रहे हैं। इस साल के अंदर आप 50 लाख तक के ट्रांजेक्शन कर सकते हो, इसके साथ हम अप्रूव डायरेक्ट कर रहे हैं। एक अमाउंट तरह से एक ऑमनिमस अप्रूवल दे दिया उनको, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं डिस्क्लोजर, जो अपन को देना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को, वो स्टॉक एक्सचेंज पे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, वो साथ में वेबसाइट पे भी रखना पड़ेगा। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर जो भी होंगे वो वेबसाइट पे भी रखने पड़ेंगे अपने। देन टाइम पीरियड फॉर डिस्क्लोजर, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी है, अगर हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी है तो उसको सबमिट करना पड़ेगा डिस्क्लोजर अलोंग विद स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, उसके साथ उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। आरपीटी का जितना भी डिस्क्लोजर है स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ हाफ ईयरली देना पड़ेगा उसको। लिस्टेड एंटिटी रिमेनिंग बाकी जो लिस्टेड एंटिटी है उसको एवरी 6 मंथ के अंदर, हाफ ईयरली मान के चलो, बाकी एवरी 6 मंथ के अंदर विद इन 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन फ्रॉम स्टैंडअलोन हो या फिर कंसोलिडेट हो, दोनों के अंदर देना पड़ेगा। उसके अंदर क्या था स्टैंडअलोन, यहाँ पे क्या है स्टैंडअलोन और कंसोलिडेट दोनों देना पड़ेगा। पर 1 अप्रैल 2023 से, हम मॉड्यूल के अंदर दोनों दे रखे, 1 अप्रैल 2023 से तुम भी एग्जाम में दोनों लिख के आ जाना। लिस्टेड एंटिटी को एवरी 6 मंथ के अंदर देना पड़ेगा फ्रॉम पब्लिकेशन ऑफ स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। यहाँ पे वो 15 दिन वाली कंडीशन हटा दी अभी, ठीक है। अब नीचे चलते हैं अपन एडिशनल डिस्क्लोजर, तो एडिशनल डिस्क्लोजर ऑफ शेड्यूल 5 एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट के अंदर एडिशनल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा रिलेटेड पार्टी के अंदर। जिन जिन बंदों की लिस्टेड है नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी जिन जिन बंदों की लिस्टेड है उनको एक एडिशनल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। वो एडिशनल डिस्क्लोजर क्या है भैया, देखो जो भी आपका लोन एडवांस इन्वेस्टमेंट दे रखा है आपने अपनी ग्रुप कंपनीज को, एक तरीके से ग्रुप कंपनीज मतलब वो रिलेटेड पार्टी हो गई, उनको जो दे रखा है वहां पे एक एडिशनल डिस्क्लोजर जाएगा। ये नया है, ये नया जुड़ा है अभी अपना, तो इंपॉर्टेंट नहीं मान के चलो, आरटीपी के अंदर आया नवंबर 20 के आरटीपी के अंदर, ठीक है। होल्डिंग कंपनी को देना पड़ेगा, बहुत नॉर्मल है भाई, ये बहुत नॉर्मल है। होल्डिंग कंपनी को बताना पड़ेगा उसने कितना लोन इन एडवांस सब्सिडरी को दे रखा है, एसोसिएट को दे रखा है, या फिर वो कंपनीज फर्म जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड इन इनको दे रखा है, वो देना पड़ेगा। नेम और अमाउंट, सब्सिडरी का क्या नाम है, सब्सिडरी का कितने अमाउंट का दे रखा है, ये है इसका सब्सिडरी, एसोसिएट और फर्म और कंपनीज इन विच डायरेक्टर आर इंटरेस्टेड, वो रिलेटेड पार्टी हो गया। तो कितना अमाउंट और क्या नेम है उस बंदे का, कितना लोन अमाउंट दे रखा है। सब्सिडरी में जो होल्डिंग में दे रखा है सेम वो सब्सिडरी के अंदर सेम डिस्क्लोज देना पड़ेगा, वाइस वर्सा हो जाएगा। होल्डिंग कंपनी को एक और देना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट बाय द लोनी, लोनी मतलब होता है जो लोन रिसीव कर रहा है, जो लोन रिसीव कर रहा है। ये इसका मतलब यहां पे है कि अपन ने उसको लोन दिया, होल्डिंग कंपनी ने लोन दिया किसी बंदे को, और लोन देके जिस बंदे को लोन दिया वो बंदा अपने ही शेयर्स के अंदर या तो होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी एसोसिएट कंपनी उनमें इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब वो एक तरह का होल्डिंग कंपनी एक कुछ जमेला कर रहा है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो किसी कंपनी में, खुद लोन दे रहा है और उस बंदे को बोल रहा है जिसको लोन दिया कि तू या तो मेरे में इन्वेस्ट कर या फिर मेरी सब्सिडरी एसोसिएट में इन्वेस्ट कर। तो इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं इस कंपनीज एक्ट के अंदर, इसीलिए यहाँ पे डाला हुआ है। इन्वेस्टमेंट बाय द लोनी, जिसने लोन रिसीव करा अपन से वो अपने में ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो पेरेंट में या सब्सिडरी में, व्हेन द कंपनी हैज एडवांस लोन एंड एडवांस इन नेचर ऑफ लोन, ठीक है। तो ये डिस्क्लोजर अपन को एडिशनल देने पड़ेंगे। चलो नीचे नीचे नीचे, अब ये सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन, जो भी मतलब पॉश होते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट वगैरह, लड़की वगैरह के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीजें, तो वो सारे हर एक कॉर्पोरेट के अंदर उसके एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। एलओडीआर ने भी एक अलग से डाल दिया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक सेक्शन होता है, एनुअल रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट के अंदर एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है, उस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर एक ये सेक्शन डाल दिया कि आपको ये चीज का पूरा बताना पड़ेगा सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ ह्यूमन का, कि ये चीज आपको देनी पड़ेगी कि कितनी कंप्लेंट्स आपकी सेक्सुअल हरेसमेंट की आपकी कंपनी के अंदर फाइल हुई है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, कितनी डिस्पोज ऑफ आपने कर दी और कितनी पेंडिंग है एज ऑन डेट ऑफ ईयर। फाइल डिस्पोज पेंडिंग बहुत नॉर्मल है। और साथ के अंदर ये जो भी आपको ये जितनी भी इंफॉर्मेशन नहीं है तीनों फाइल डिस्पोज पेंडिंग, ये आपको देना पड़ेगा, आपकी वेबसाइट पे भी देना पड़ेगा, साथ के अंदर आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी देना पड़ेगा, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में तो लिखना ही लिखना है ये सारी चीजें, ये साथ में वेबसाइट में भी लिखनी है, ये साथ में वेबसाइट पे भी लिखनी पड़ेगी आपको। अब नीचे आते हैं अपन, रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट। हाँ, रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट, सीईओ एंड सीएफओ सेल सर्टिफाई, सीईओ और सीएफओ होंगे ना, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फाइनल सर्टिफिकेशन देंगे
कि हमारे हिसाब से सीईओ सीएफओ बोलेंगे हमारे हिसाब से हमने सारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस फुलफिल करी है, हमारे हिसाब से जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो है वो क्या बोलेंगे सीईओ सीएफओ, हमारे हिसाब से जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश फ्लो है ट्रू एंड करेक्ट है, कुछ भी अनट्रू नहीं है, ट्रू एंड करेक्ट है, कुछ भी अनट्रू नहीं है, ट्रू एंड करेक्ट है, कुछ भी अनट्रू नहीं है, कोई भी फ्रॉडुलेंट इलीगल ट्रांजेक्शन नहीं है, क्या बोलेंगे वो सीईओ सीएफओ। देखो भाइयों हमारे हिसाब से पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश फ्लो ट्रू एंड करेक्ट है, बिल्कुल भी अनट्रू नहीं है, कोई भी इलीगल फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन नहीं है, इंटरनल कंट्रोल वगैरह के अंदर इंटरनल कंट्रोल वगैरह मेंटेन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद बोलेंगे इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इंटरनल कंट्रोल में कोई चेंजेस हुआ, अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंजेस हुआ या कोई फ्रॉड हमारे सामने आया तो हम ऑडिटर और ऑडिट कमेटी को याद से बता देंगे, हम ऑडिटर ऑडिट कमेटी को याद से बता देंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू एंड फेयर है, कुछ भी अनट्रू नहीं है, कुछ भी फ्रॉडुलेंट और इलीगल नहीं है। इंटरनल कंट्रोल को लगाना ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इंटरनल कंट्रोल या फिर अकाउंटिंग पॉलिसी या फिर कोई भी फ्रॉड हमारे सामने आया, चेंजेस इन इंटरनल कंट्रोल अकाउंटिंग पॉलिसी या कोई भी फ्रॉड हमारे सामने आया तो हम ऑडिटर और ऑडिट कमेटी को बता देंगे, अवेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये वही चीजें हैं, ये ऐसे याद होगा। वो बोलेंगे कि हमने रिव्यू कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज, हमारे बीच कोई भी मटेरियली अनट्रू नहीं है, ओमिट कुछ भी नहीं कर रखा, ओमिट हमने, ट्रू एंड फेयर है सब कुछ, नो ट्रांजेक्शन फ्रॉडुलेंट इलीगल वॉयलेटिव, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम मेंटेन करेंगे इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऑडिटर ऑडिट कमेटी को हम बता देंगे कोई भी चेंज हुआ इंटरनल कंट्रोल अकाउंटिंग पॉलिसी या फिर कोई भी फ्रॉड हमारे सामने आया तो। ठीक है, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो ऊपर मैंने तुमको बताया था क्वार्टरली सबमिट होता है विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, वो साइन करेगा या तो कंप्लायंस ऑफिसर या फिर सीईओ, या तो साइन करेगा कंप्लायंस ऑफिसर या फिर सीईओ। रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये क्या है रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऊपर क्या था कंप्लायंस सर्टिफिकेट, दोनों चीज अलग अलग है, कंप्लायंस सर्टिफिकेट एक अलग हो गया, फिर रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंप्लायंस सर्टिफिकेट कौन साइन करेगा सीईओ और सीएफओ, सीईओ एंड सीएफओ, सीईओ एंड सीएफओ, ठीक है ना, सीईओ एंड सीएफओ कंप्लायंस सर्टिफिकेट साइन करेगा। भाई एमसीक्यू में घूम जाओगे वरना तुम, कंप्लायंस सर्टिफिकेट सीईओ एंड सीएफओ साइन करेंगे, कंप्लायंस सर्टिफिकेट सीईओ एंड सीएफओ साइन करेंगे। और जो रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो कंप्लायंस ऑफिसर और सीईओ, कंप्लायंस ऑफिसर और सीईओ, कंप्लायंस ऑफिसर और सीईओ, ऊपर क्या था, ऊपर सीईओ प्लस सीएफओ और रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंस ऑफिसर प्लस और सीईओ, कंप्लायंस ऑफिसर जनरली सीएस होता है। ऑडिटर सर्टिफिकेट, अब ये तीसरा आया ऑडिटर सर्टिफिकेट, अब जो ऑडिटर देगा, ऊपर को कंप्लायंस सर्टिफिकेट दिया था सीईओ एंड सीएफओ ने, अब एक ऑडिटर खुद का सर्टिफिकेट भी देगा कि तुमने तो बोल दिया ये सही है नहीं है, अब मैं चेक करके बताऊंगा कि सही है नहीं है ऑडिटर। अब ये या तो ऑडिटर करेगा या फिर प्रैक्टिसिंग सीएस, या तो ऑडिटर या प्रैक्टिसिंग सीएस, ऑडिटर या प्रैक्टिसिंग सीएस। अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कंप्लायंस सर्टिफिकेट वाला सीईओ सीएफओ, सीईओ सीएफओ वाला सीईओ प्लस सीएफओ, सेकेंड वाला रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो सीईओ और कंप्लायंस ऑपरेशन सॉरी सीईओ और जस्ट अ सेकेंड कंप्लायंस ऑफिसर, सॉरी कंप्लायंस ऑफिसर। फिर ये अपना ऑडिटर सर्टिफिकेट, ये अपना या तो ऑडिटर या फिर प्रैक्टिसिंग सीएस, प्रैक्टिसिंग सीएस, ठीक है। तो ये तीनों तुम्हारे साथ टेबल में जमा लेना, एक बार एमसीक्यू में काम आ जाएंगे। अब ये ऑडिटर क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या क्या फुलफिल नहीं करा है, ये वो गलतियां ढूंढ के देगा, क्वालिफाई रिमार्क करके देगा अगर कुछ है तो क्वालिफिकेशन क्या क्या हो सकती है, बहुत नॉर्मल जो जो अपने ऊपर पढ़ा, अगर उसमें से टर्म्स कंडीशन में कुछ भी अगर कॉन्ट्राडिक्ट हुआ तो वो क्वालिफिकेशन वो यहाँ पे डालेगा। पर आईसीआई ने जो स्पेसिफिक लिखा है अपन को तो वो का वही लिखना है। वो कैसे लिखना है, बहुत ईजी, तुम पढ़ो नॉर्मली अपने आप याद होगा, इसमें याद करने लायक कुछ है नहीं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने होना चाहिए, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोर्ड के अंदर कितने होना चाहिए, एटलीस्ट 50% होना चाहिए। तो अगर 50% से कम है तो क्वालिफिकेशन हो जाएगा। बोर्ड मीटिंग टाइम गेप, 2 बोर्ड मीटिंग में 120 से ज्यादा हो गया तो क्वालिफिकेशन हो जाएगा। अब ऑडिट कमेटी के रिलेटेड, या तो ऑडिट कमेटी बनाई नहीं, या ऑडिट कमेटी का चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, ऑडिट कमेटी बनाई नहीं, ऑडिट कमेटी का चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, 4 बार साल में मिल नहीं रहा है, पावर उसको जनरल जो पावर होती है वो बोर्ड को दी नहीं ऑडिट कमेटी को, और मैं बोला 10 मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम एक कमेटी का, एक बंदा 10 मेंबर में हो सकता है, 10 कमेटी का मेंबर हो सकता है, 5 का चेयरमैन हो सकता है, उससे ज्यादा का हो गया तो ये भी एक हो गया। और पावर ऑफ शेयर जो मैंने बोला था कंपलसरी है ट्रांसफर करना, पावर ऑफ शेयर ट्रांसफर नॉट डेलीगेटेड तो कंपलसरी था। इन्फॉर्मेशन जो जो क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह वेबसाइट पर डालनी थी वो नहीं डाली। ये तुम 4-5 बार रीड करना, अपने आप याद हो जाएगा, पर इंपॉर्टेंट है ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई नॉर्मल तुम्हारा पूरा। अब इंटीग्रेटेड क्वेश्चन है जो ऊपर मैंने तुमको पढ़ना है, अगर वो तुमने अच्छे से पढ़े हैं तो वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। 3-4 क्वेश्चन और बचे, बाकी क्वेश्चन तो मैंने तुम्हारा कवर करा ही दिए हैं। सो फाइनली वी आर डन विद दिस चैप्टर, ओके। सो अगर तुमको बुक परचेस करनी हो ये वाली
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने। अगर नहीं फ्री वाले नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, वहां पर टेलीग्राम चैनल पर जो फ्री वाले नोट्स है कबाड़ लो। बाकी पूरा का पूरा फास्ट ट्रैक कोर्स अपना अपलोड होगा यूट्यूब पे, मोस्टली अपलोड हो गया, कुछ चैप्टर ही बाकी है। चैनल सब्सक्राइब कर देना रिमेनिंग अपडेट्स के लिए। ओके चलो टाटा बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।